हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, आपको पता चल गया होगा कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। ठीक है ना। आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी 2024 की, फिर 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद में जो आपकी मुख्य परीक्षाएं होंगी, उनका क्या है, सिलेबस अब चेंज हो गया है। सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं। जो आपकी जो 2023 की जो मेंस परीक्षा होने वाली है, मार्च में जो पेपर है, अभी संभावित तिथि जिसकी 11 मार्च है, उस पर इस नए सिलेबस का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो आपका 2023 का जो पेपर होगा मेंस का, उस पर नए सिलेबस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज हम जो आपका नया सिलेबस है उसी को डिस्कशन करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। आपको प्रीलिम्स के सिलेबस का डिस्कशन करा दिया गया है। जो आपका जो नया सिलेबस चेंज हुआ है, प्रीलिम्स में क्या क्या चेंज हुआ है, तो वो उसकी एक अलग वीडियो बन गई थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेंस के बारे में। ठीक है। मेंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कहाँ कौन सी यूनिट जुड़ी है, कहाँ कौन सा सब्जेक्ट जुड़ा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आप चाहते हो कि आप मेंस भी पढ़ते रहो, आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, नए सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करेंगे 2024 के प्रीलिम्स के लिए। यदि आप साथ चाहते हैं कि साथ साथ आप क्या करते रहो, मेंस भी पढ़ते रहो, तो मैं उसके भी आपको सोर्स बताऊंगा कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो, कहाँ कहाँ से आप क्या कर सकते हो। साथ ही नए सिलेबस में कई सारी यूनिट ऐसी हैं, नई सिलेबस में कई सारी यूनिट ऐसी हैं जो आपके पुराने सिलेबस के अनुसार हैं बिल्कुल। ठीक है ना। तो उनको आप वहाँ से कवर कर सकते हो। वो मैं आपको सब डिस्कशन इसमें कराऊंगा। आपने अभी तक कई सारे इंस्टीट्यूट की, कई सारे यूट्यूबर्स की आपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने वीडियो देख ली होगी, उन्होंने नए सिलेबस का डिस्कशन करा दिया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके पास में जो अवेलेबल अभी जो नोट्स हैं, उससे आप क्या क्या कवर कर सकते हो। ठीक ना। यदि आप मेंस पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि प्रीलिम के साथ साथ हम थोड़ा मेंस भी पढ़ें, तो आप क्या क्या कवर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो परीक्षा योजना है, परीक्षा योजना क्या बना दी है इन्होंने। ठीक है। तो उसको हम सबसे पहले देखेंगे कि एमपीपीएससी ने जो आपके 6 पेपर जो हैं, उस 6 पेपर में क्या बदलाव किए हैं, कितने कितने अंक के कर दिए हैं, कितना समय उसके लिए है। तो देखो, परीक्षा जो आपकी प्रणाली थी, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, वही होना है। ठीक है ना। उसमें कोई चेंज नहीं है। पहले प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर होगा इंटरव्यू। ठीक है। फिर उसके बाद में जो 6 प्रश्न पत्र जो आपके होते हैं, वो 6 प्रश्न पत्र होंगे, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे पहला प्रश्न पत्र जो है, इसमें पहले भी खंड आ और खंड बा होते थे। ठीक है ना। और खंड आ जो होता था वो 150 नंबर का होता था, खंड बा जो होता था वो 150 नंबर का होता था। ठीक है। तो ये यथावत है, मतलब वैसे ही है खंड आ और खंड बा। इसमें थोड़ा बहुत कोर्स आगे चेंज हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका समय जो है 3 घंटे है, और हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में इसका पेपर आपको मिलेगा। फिर आपको जो जीएस सेकंड है, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र जो है, इसमें अभी 2 खंड हैं। पहले भी 2 खंड होते थे 2020 के सिलेबस के अनुसार। तो पहला खंड जो है, खंड आ, उसमें राजनीतिक विज्ञान है, और खंड बा में पूरा खंड बा समाजशास्त्र को डेडिकेट हो गया है। इसमें पूरे में समाजशास्त्र जुड़ गई है। अब हम समाजशास्त्र का जब आगे खंड बा का हम सिलेबस देखेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव वे में आपको मैं समझाऊंगा। तो ये दोनों ही खंड 150-150 नंबर के हैं। इसका भी समय 3 घंटे है। हिंदी तथा अंग्रेजी में आपको ये पेपर मिलेगा। ठीक है ना। हिंदी एवं अंग्रेजी में आप इस पेपर को कर पाओगे। फिर आपका जो तृतीय प्रश्न पत्र है, सामान्य अध्ययन, इसमें भी 2 खंड कर दिए गए हैं। समझ आप, जो आपका पहले का जो पेपर था 2020 के सिलेबस के अनुसार, जो आपका थर्ड पेपर था, उसमें टोटल 10 यूनिट थी। ठीक है। 10 यूनिट थी उसमें, और 10 यूनिट में वो डिवाइड था। उसमें 2 खंड नहीं थे, इसमें 2 खंड कर दिए गए हैं। ठीक है। विज्ञान और तकनीकी के सिलेबस को काफ़ी कम किया गया है। ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री को कम किया गया है। ठीक है ना। इसमें अर्थशास्त्र जोड़ दिया गया है। अर्थशास्त्र जो केवल एक यूनिट थी। ठीक है। आप 2020 के सिलेबस के अनुसार आप देखो तो अर्थशास्त्र जो था वो यूनिट 1 थी, सेकंड पेपर के पार्ट बी की। अब वो सीधा एक पूरा पोर्शन कर दिया अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इकोनॉमी का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यह पेपर भी 150-150 अंक का होगा। ठीक है ना। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी में आप इस पेपर को कर सकोगे। फिर आपका जो चौथा प्रश्न पत्र है, जिसको हम इथिक्स का पेपर बोलते थे, इसमें खंड नहीं थे। ठीक है ना। 2019 के सिलेबस में भी खंड नहीं थे। इसमें 2020 का जो सिलेबस आया, 2020 से जो सिलेबस चेंज हुआ, उसमें भी खंड नहीं थे। खंड मतलब सेक्शन में बांटा नहीं गया था इस पेपर को। 2014 में जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके अनुसार भी नहीं बांटा गया था कभी।
2020 में भी नहीं बांटा गया था। अब लेकिन जो नया सिलेबस आया है 2024 से जो लागू होगा 2024 की परीक्षाओं पे, उसमें क्या है, इसको 2 खंड में बांट दिया गया है पेपर 4 को, एथिक्स के पेपर को। तो पहला खंड जो है वो है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी। और जो खंड बा है इसका चतुर्थ पेपर का, उसमें क्या है, उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। ठीक है ना। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, प्रबंधन मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं। ठीक है। इस पेपर की टाइमिंग भी 3 घंटे है, 150 नंबर का। ठीक है, ये पेपर होने वाला है, 300 नंबर का टोटल होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी में इसका क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो, इसको दे सकते हो। 5वां प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का है। इसमें भी कई सारे चेंजेस हैं। जब हम लोग इसका सिलेबस का डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख लो इसकी टाइमिंग घटा दी गई है। ठीक है ना, 200 अंक का ये पेपर है। साथ ही इसकी टाइमिंग जो है, पहले 3 घंटे मिलते थे 2020 में करने के लिए इस पेपर को, क्योंकि आयोग ने भी कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि जो 3 घंटे हैं, 3 घंटे के पहले पहले ये पेपर हो जाता है। आपने यदि मेंस दिया हुआ तो आपको पता होगा, या जिसने मेंस दिया आप उससे पूछना कि हिंदी का पेपर जो होता है पेपर 5, वो कितने घंटे में कर लेते हैं। तो कई लोग 1 घंटे 45 मिनट में कर लेते हैं, कई लोग 2 घंटे के अंदर अंदर कर लेते हैं। ठीक है ना। और 3 घंटे इसमें टाइमिंग दी हुई थी। ठीक है, तो अब उसको घटा दिया है 2 घंटे। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए क्या हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकती है ये बात। अब 2 घंटे में आपको पूरा करना ही करना है। ठीक है ना। और ये जो पेपर है 5वां प्रश्न पत्र, इसको आपको केवल हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, हिंदी में ही आप इसको लिखोगे क्योंकि ये हिंदी का पेपर है। 6वां जो प्रश्न पत्र आपका होता है वो है हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का। ठीक है, ये 100 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें आधे घंटे बढ़ा दिए गए हैं। इसमें मिलते थे 2 घंटे करने के लिए, अब इसमें आधा घंटा बढ़ा दिया, इसमें 2.5 घंटे कर दिए गए हैं। ये पेपर भी आपको हिंदी में करना है। ठीक है, कुल योग अब आपका हो गया 1500। ठीक है, साक्षात्कार के आपके हो गए 185 अंक, और कुल अंक आपके जो हो गए हैं टोटल मेंस और इंटरव्यू सब मिला के वो हो गए हैं 1685। यहाँ पे ये मेजर चेंजेस हैं। अब हम देखते हैं अगले चेंजेस कुछ, जो आपको GS1 से लेके GS3 तक जो 3 पेपर हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं आपके। ठीक है ना। अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर। ठीक है ना, 11 मार्कर 2 पेज में, 5 मार्कर 7 से 8 9 लाइन में। ठीक है ना, और 3 मार्कर आप 3 लाइनों में लिखते आ रहे हो। अब उसको चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने कर दिया है 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, मतलब 10 अंक का प्रश्न, 7 अंक का प्रश्न और 2 अंक का प्रश्न। तो इनको हम देखेंगे। तो और ये जो आपके 2 अंक का प्रश्न, 7 अंक का प्रश्न और जो 10 अंक का जो प्रश्न है, ये आपके केवल 3 पेपर तक आएंगे। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट, सेकंड और पेपर थर्ड जो आपका है, पेपर थर्ड तक इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देख लो, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे उनकी संख्या होगी 15। 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उस प्रत्येक प्रश्न का 15 में से प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा आपके लिए 2 होगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसकी अधिकतम शब्द सीमा होगी 20 वर्ड। 20 वर्ड में आपको करना होगा। आपको 3 लाइन मिलेगी, जनरली आपको 3 ही लाइन वहाँ पे पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक है, और पूर्णांक होंगे 30, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 अंक आपके पूर्णांक हो जाएंगे इसके। फिर आपका जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 7 नंबर का। तो इसके पूर्णांक होते हैं 70। और इसकी जो वर्ड लिमिट है कि आपको 7 मार्कर जो क्वेश्चन है, इसको 7 मार्कर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया आप। और इसकी जो आपकी वर्ड लिमिट है वो 60 वर्ड होगी। ठीक है, फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके हैं वो 5 आएंगे। ठीक है, और 10 होगी उनकी संख्या, 5 आएंगे, वो 5 आएंगे और 10 नंबर का एक प्रश्न होगा आपका। ठीक है, और उनकी जो शब्द सीमा होगी वो 200 वर्ड होगी और पूर्णांक होंगे क्या, 50। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 5, उसका जो अंक है प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक मिलेंगे आपको। 200 वर्ड उसकी शब्द सीमा होगी, मतलब 11 मार्कर की तरह 2 पेज, और उसके अंक होंगे 50 अंक। इस प्रकार से जो आपके खंड आ और खंड बा बड़े बने हुए हैं। ठीक है ना, जो GS1 से लेकर GS3 तक जो खंड आ और खंड बा जो हैं उसमें 150 अंकों का एक खंड होने वाला है। ठीक है ना, फर्स्ट पेपर में 2 खंड हैं, जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी, खंड आ खंड बा, वो दोनों 150 नंबर के होंगे। उस 150 नंबर में प्रश्न कैसे आएंगे वो यहाँ पे बता दिया उन्होंने 3 पेपर तक,
कि भाई इस तरीके से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। तो आपका जो चतुर्थ पेपर है, चतुर्थ पेपर के बारे में बताया गया। चतुर्थ पेपर जो आपका फोर्थ पेपर जो होता था एथिक्स का, उसमें भी 2 खंड कर दिए गए, खंड आओ खंड बा। ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, 2014 से लेके अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है कि एथिक्स के पेपर में 2 खंड कर दिए हैं उन्होंने। अब उन्होंने प्रत्येक खंड का बताया कि प्रत्येक खंड 150 अंक का है। उस 150 अंक के प्रत्येक खंड में से चौथे पेपर में कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उनको हम देख रहे हैं। तो देखो, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उनकी संख्या होगी 16 अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होगा। ठीक है, उसकी जो शब्द सीमा होगी वो 20 वर्ड होगी। मतलब समझ जाओ 3 लाइनें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, उसके पूर्णांक होंगे 32। ठीक है, जो लघुत्तरीय प्रश्न है उनकी संख्या होगी 8 और प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 7। ठीक है ना, 7 नंबर के 7 नंबर के 8 क्वेश्चन आने वाले हैं और उनकी अधिकतम संख्या होगी 60। अधिकतम शब्द संख्या होगी 60 और पूर्णांक होंगे 56। ठीक है, 60 वर्ड में आप इसको लिख सकोगे 7 मार्कर क्वेश्चन को। 3 आएंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उन 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो आएंगे 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न होगा 11 अंक का और प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा होगी लिखने की वो होगी 200 वर्ड, मतलब 2 पेज, और इसका कुल पूर्णांक हुआ 44। एक आएगी केस स्टडी आपकी। ठीक है, और वो होगी 18 अंक की। 18 अंक की आपको क्या मिलेगी, केस स्टडी मिलने वाली। इस प्रकार से आपके टोटल हो जाएंगे 150 अंक। 150 अंक आपके हो जाएंगे। जो चौथा पेपर है, चौथा पेपर की खंड आ में 150 अंक, खंड बा में 150 अंक। तो जो फोर्थ पेपर के जो 2 खंड आओ खंड बा दिए हैं उसमें से आपको बता दिया गया है खंड आ में भी केस स्टडी आएगी, खंड बा में भी केस स्टडी आएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये है। इसके बाद देख लो आप और क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंचम प्रश्न पत्र जो होगा आपको, 5th पेपर जो होगा वो हिंदी तथा व्याकरण जो होगा वो केवल हिंदी माध्यम में आपको देना होगा। आप इंग्लिश में उसको दे नहीं सकते क्योंकि वो हिंदी का पेपर है। पूर्णांक उसके होंगे 200। ठीक है, उसका समय जो है वो 2 घंटे कर दिया गया। पहले 3 घंटे मिलते थे, अब 2 घंटे मिलेंगे। छठा प्रश्न पत्र जो आपका होगा वो हिंदी निबंध लेखन और प्रारूप लेखन का होगा। हिंदी माध्यम में ही होगा और प्रश्नों का विवरण निम्नानुसार होगा। ठीक है, तो देख लो प्रश्नों के विवरण हम देख लेते हैं। तो प्रथम निबंध जो आपका है, ठीक है, वो 1 निबंध आपको मिलेगा। ठीक है, और 1000 वर्ड का वो होगा, उसका पूर्णांक होंगे 50। ठीक है, तो आपको पहला निबंध जो मिलेगा, मतलब उसमें 4 दिए रहेंगे ऑप्शन में, आपको एक कोई करना होगा। तो उसकी शब्द सीमा होगी 1000 वर्ड, मतलब 10 पेज में आपको उसको लिखना पड़ेगा और उसका पूर्णांक होगा 50, मतलब 50 अंक का होगा पहला निबंध। दूसरा निबंध जो होगा वो भी एक ही आएगा, आपको एक ही करना होगा। उसकी शब्द सीमा होगी 500 वर्ड, मतलब कि 5 पेज। ठीक है, और उसका पूर्णांक होगा 20 अंक, मतलब वह 20 नंबर का होगा। प्रारूप लेखन जो होगा उसका भी एक प्रश्न आएगा और वो उसकी जो अधिकतम शब्द संख्या होगी वो होगी 500। ठीक ना, 500 वर्ड, मतलब 5 पेज में आपको उसको लिखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा आप। ठीक है, और ये 15 अंक का होगा। और प्रतिवेदन जो है उसका भी एक प्रश्न आएगा, उसको आपको 250 वर्ड में लिखना होगा। 250 वर्ड मतलब आपके 1.5 पेज, सॉरी, तो 250 वर्ड मतलब आपके हो गए 2.5 पेज हो गए। ठीक ना, 2 पेज और आधा पेज, तो इतने में आपको उसको लिखना पड़ेगा। इसके लिए जनरली आपको 3 पेज मिलेंगे और ये भी 15 अंक का होगा। ठीक है ना, कुल योग हो गया 100। और यहाँ पर बस एक ये चीज़ हो गई है कि आधे घंटे एक्स्ट्रा दे दिए इस पेपर में। ठीक है, अब इस बार जो मेंस जो लोग देख के आए हैं उन्होंने मेंस जब दिया, जब उन्होंने 5 मार्कर देखा तो 5 मार्कर के लिए जो स्पेस दिया हुआ था वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ था। तो वो क्या था, वो आपको डेमो था। जो आपको 2024 का जो सिलेबस चेंज हुआ है और सिलेबस के अनुसार जो मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है उसमें कैसी कॉपी आने वाली है उसका डेमो दिया हुआ था उन्होंने। ठीक है ना, बिना बताए उन्होंने एक पेज दे दिया। कई बच्चे कन्फ्यूज हो गए, कई बच्चे एक पेज भरने लगे, जबकि आपको आपकी जो शब्द सीमा थी 5 मार्कर की उसमें लिखना था। अभी जो मेंस हुआ है उसमें ऐसा हुआ है। तो देखो वही लाइन लिखी है, देखो अच्छे से देख लो। आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। मतलब कि ये सब जो लिखा है, ये पूरा जो लिखा है, एक एक प्रश्न आपको करना एक ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या क्या हो सकते हैं, उप प्रश्न हो सकते हैं, अथवा में आपको मिल सकते हैं, उनमें से आप चूज़ कर सकते हो। आप समझ रहे हो आप।
और प्रश्नोत्तर पुस्तिका में उत्तर दिए जाने हेतु स्थान अधिक होने की स्थिति में। अब उन्होंने इस बार क्लियर कर दिया कि प्रश्नोत्तर पुस्तिका में जहाँ पे आपको उत्तर लिखना है, यदि वहाँ पे स्थान अधिक है, मान लो 200 वर्ड के क्वेश्चन में 3 पेज दिए हुए हैं, तो आपके 200 वर्ड जो होते हैं वो 2 पेज में ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको 2 पेज में ही करना है आपको। तो उन्होंने ये साफ साफ कर दिया है, यदि 60 वर्ड जो हैं आपके वो आपकी 8 से 9 लाइन में हो जाते हैं, यदि उसके लिए आपको पूरा 1 पेज दिया हुआ है तो आपको 8 से 9 लाइन ही यूज करना है, या फिर आपको उतनी ही लाइनें यूज करना है जिसमें आपके 60 शब्द हो जाएं 7 मार्कर के लिए। तो समझ रहे आप, तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया इस बार, तो ये इम्पोर्टेंट था को बताना। इस बार गलती करके आए हैं कई लोग, 5 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ था 2022 में मेंस में, और वहाँ पे स्पेस ज़्यादा था तो वो पूरा स्पेस भरने लगे, जबकि ऊपर जितनी शब्द सीमा लिखी है उसी के अनुसार आपको लिखना था। तो उस बात को आयोग ने क्लियर कर दिया है कि वो कॉपी आपको कैसी भी दे सकते हैं, इसके लिए आयोग अब दोषी नहीं रहेगा। ठीक है, वो आपको उन्होंने आपको 2020-21, ठीक है ना, 20 में 21 में आपको कैसी कॉपी दी, बिल्कुल फिक्स्ड कॉपी दी जिसमें 8 से 9 लाइन आई, आप इसी से करते रहे। उन्होंने क्या किया 2022 में आपके लिए जो 5 मार्क का क्वेश्चन था उसमें 1 पेज दे दिया। तो आयोग ऐसा कर सकता है, आयोग पहले से लिख के बता रहा है आपको, तो आप समझ जाओ। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है इस लाइन में, इस लाइन में लिखा है कि जो आपको प्रत्येक खंड आओ खंड बा होगा उन दोनों को मिला के जो आपको एक पेपर बनता है, जैसे GS1 हो गया, GS1 में क्या है, खंड आ है और खंड बा है, तो GS1 में खंड आओ खंड बा दोनों को मिला के आपको 40% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए पड़ेंगे जनरल कैटेगरी के लोगों को। मतलब 300 वर्ड, जैसे 300 नंबर का आपका GS1 है, फर्स्ट पेपर है, ठीक ना, दोनों खंडों को मिला के खंड आओ खंड बा, तो उन 300 नंबरों में से 300 नंबर का 40% नंबर आपको चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, काहे के लिए, पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लोगों को। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगन श्रेणी के उम्मीदवार हैं, उनको क्वालिफाइंग मार्क्स 30% चाहिए किसी एक पेपर में। एक पेपर में दोनों खंड शामिल होंगे, खंड आओ बा। ऐसा नहीं होगा कि खंड आ में भी 30% चाहिए, खंड बा में भी 30% चाहिए, ऐसा नहीं है। खंड आओ खंड बा को मिला के आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा मेंस को। आपका क्वालिफाई मेंस तभी मनाएगा जब आपके क्या हो जाएंगे, 30% अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों पेपर के मिला के इस प्रकार से। ठीक है, और ये आपका पहला पेपर जैसे आपने लिखा, उस पहले ही पेपर में आप दोनों खंडों को मिला के आपके 40% जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो अदर कैटेगरीज वाले हैं उनके 30% नहीं आ पाए नंबर, तो आपकी फिर आगे की कॉपी चेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और जो आपका साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार में 3 गुना लोग लिए जाएंगे। जैसे 200 वर्ड आए तो 200 वर्ड, जैसे 200 पोस्टें आई, ठीक है ना, नोटिफिकेशन में 200 पोस्टों के लिए परीक्षा हो रही है, उन 200 जब मुख्य परीक्षा होगी तो मुख्य परीक्षा से 200 के 3 गुने लिए जाएंगे, मतलब 600 लोगों को इंटरव्यू होगा। समझ रहा, तो इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। और कई लोग घबरा रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कोर्स जो है ये क्यों चेंज कर रहे हैं, सिलेबस क्यों चेंज कर दिया। तो देखो, सिलेबस चेंज होना बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। आप लोग देख रहे हो ना कट ऑफ कितना ज़्यादा गया इस बार की जो प्रीलिम्स की परीक्षा का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें कट ऑफ गया जनरल का 81, ठीक है ना, OBC का गया 79, EWS का गया 79, SC का चला गया 75। ठीक है, तो इतना है, तो जो हायर कट ऑफ आपको दिख रहा है वो इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि जो आपका कोर्स था वो कोर्स प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, प्रीलिम्स का कोर्स बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। ठीक है, उनके पास भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं थे पूछने के लिए, और वो ज़्यादा कठिन कर नहीं सकते थे, ना ज़्यादा सरल कर सकते थे पेपर को। तो बच्चे बिल्कुल रटे हुए थे उस कोर्स को और वो जा रहे थे वहाँ पे करके आ रहे थे, तो ये दिक्कत थी, तो इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा जा रहा था। अब जो नया सिलेबस होगा तो आप देखोगे जब आपके 2024 का पेपर होगा उसके बाद आप देखना सिलेबस ऑटोमेटिकली कम दिखेगा आपको। ये मेरी बात को आप नोट कर लेना। ठीक है, कि आपको जो आपका वो रहेगा कट ऑफ रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपको कम मिलेगा। ठीक है, दूसरा ऐसी मेंस में है, अब मेंस में जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं अब उनकी नियुक्ति तो अभी हो नहीं रही, ठीक है ना, अब उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है तो बार बार मेंस दे रहे हैं, और एक ही बच्चा 2020 में सिलेक्ट हो गया, 2021 में सिलेक्ट हो रहा है, फिर 2022 में सिलेक्ट हो रहा है, 2023 में सिलेक्ट हो रहा है, तो वही सिलेक्ट होते आ रहा है, कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं। ठीक है ना,
और कुछ पुराने लोग उसमें सेलेक्ट होते आ रहे हैं। तो इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयोग ने कहीं ना कहीं क्या किया है, सिलेबस को चेंज कर दिया, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा आयोग ने सिलेबस को क्या कर दिया, लेंदी कर दिया है, तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो अभी क्या है, नई नई चीज़ है, तो आपको लगेगा कि वो लेंदी हो रहा है, लेकिन जब आप उससे भली भांति परिचित हो जाओगे सिलेबस से, भली भांति आप उसकी क्लासें अटेंड कर लोगे, भली भांति उसको पढ़ लोगे आप, जब आपको नोट्स अच्छे से अवेलेबल होने लगेंगे, तो आपको वो चीज़ भी छोटी लगने लगेगी, जो अभी नई लग रही है वो भी आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से था। अब हम पढ़ते हैं सिलेबस को, देखते हैं। ठीक है, सिलेबस को आप देखोगे तो ये आपका चालू हो रहा है प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस। ठीक है ना, ये फर्स्ट पेपर जो आपका है उसका सिलेबस है ये। अब मैं इसको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो देखो इसकी जो इकाई 1 है, ठीक है ना, इकाई 1 में आपको दिया हुआ है भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। ठीक है, दूसरी लाइन जो लिखी है वो लिखी है 11वीं से 18वीं शताब्दी तक का भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। फिर तीसरी लाइन जो लिखी है वो सल्तनत एवं मुगल शासक, उनका प्रशासन और मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय। तो ये बिल्कुल पुरानी चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना, जो आप पढ़ रहे हो, जो अभी तक पढ़ते आए 2020 में, वही चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है ना, देखो यहाँ तक का जो थी ना ये लाइन पूरी, ये लाइन में बहुत कुछ है, पूरा सिलेबस है इस लाइन में, पूरा प्राचीन इतिहास है इस लाइन में। ठीक है, 10वीं शताब्दी तक का। ये आपकी यूनिट 1 थी, ये अकेली यूनिट 1 थी 2020 में। 2020 में ये अकेली थी, क्या थी, आपकी यूनिट 1 थी। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, यूनिट 1 में अकेला शामिल किया और इसमें और भी चीज़ें जुड़ती है। ये जो दिख रहा है आपको, ये था यूनिट 2 में। यूनिट 2 में ये चीज़ थी, इन दोनों यूनिटों को कंबाइन करके एक यूनिट बना दी इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है एक यूनिट, और ये पूरा पुराना कोर्स है, और इसका सोर्स जो है आपके पास पहले से अवेलेबल है। आप जिस भी कोचिंग से पढ़े हो, जिस भी कोचिंग के नोट्स यूज कर रहे हो, आप जाके देखना 2020 का पूरा जो का तो सिलेबस है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आप देखोगे इकाई 2, इकाई 2 जो है उसमें लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक मध्य प्रदेश। ठीक है ना, प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। ठीक है, अब आपने ये राजवंश जो है ये कहीं ना कहीं पढ़े हैं। नागवंश आपने पढ़ा होगा, औलिकर वंश आपने पढ़ा है, कहाँ पे था औलिकर वंश, परिव्राजक वंश भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना, उच्चकल वंश भी आपने पढ़ा है, गुर्जर प्रतिहार भी आपने पढ़े हैं, कलचुरी भी पढ़े हैं, चंदेल पढ़े हैं, परमार पढ़े हैं, तोमर पढ़े हैं, गोंड वंश भी पढ़ा है। गोंड वंश तो रियासत में भी पढ़ा है, बार बार लिखेंगे ये लोग। सिलेबस की MPPSC जो सिलेबस देती है उसकी यही खासियत है, वो एक वर्ड को बार बार लिख देते हैं। ठीक है ना, कई बार मिस्टेक हो जाती है। देखो एक मिस्टेक उनकी ये बताता हूँ मैं, ये लिख दिया ना यहाँ पे लिख दिया ये मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय। ठीक है, ये मध्यकालीन नहीं है, यहाँ पे मिश्रित है। ठीक है ना, मिश्रित संस्कृति का, मिश्रित संस्कृति। जब मुगल आते हैं, सल्तनत काल आता है, हिंदू समाज मुस्लिम समाज आपस में मिलकर रहते, तो मिश्रित संस्कृति का क्या होता है, उदय होता है। तो ये इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पे लिख दिया मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय। अब ये कोई बात हुई, तो इनकी टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो इस प्रकार से क्या करते हैं ये, इनको नहीं पता रहता कि गोंड वंश हमने रियासत में दिया था, इन्होंने यहाँ पे भी लिख दिया गोंड वंश। ठीक है, कुछ वंश आप देख रहे होंगे गर्दबिल वंश, तो गर्दबिल वंश जो आप देख रहे होंगे, जो आपको नया लग रहा होगा, ठीक है, कुछ नया नहीं है, ये सब पढ़ते हैं हम। बस क्या हुआ है इस यूनिट में कि उन्होंने लिख दिया, ये लिख दिया प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक, इसको लिख दिया। ये हम पढ़ते ही पढ़ते थे MP में, और मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश इसको हम पढ़ते थे, छोटे छोटे रूप में पढ़ते थे, बस इनको बड़ा बड़ा करके आपको पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, तो आपके जो पुराने नोट्स हैं आप देखना, आप जो भी MP GK की जो भी किताब यूज करते रहे हो, ठीक है, परीक्षा धाम को छोड़ के, परीक्षा धाम में आपको इतना मैटर नहीं मिलेगा इनसे संबंधित। आप पुड़ेकर उठाओगे या कोई भी जो अदर किताब है उसको उठाओगे, पुड़ेकर उठा लेना, महेश्वरी उठा लेना, तो इसमें अच्छे तरीके से दिए होंगे गर्दबिल वंश, नागवंश, औलिकर वंश, ठीक है ना, परिव्राजक वंश। तो इनके आप खुद से नोट बना सकते हो। नहीं तो अभी नया नया सिलेबस आया, 1 से 2 महीने में आपको सारी यूनिटों के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, हर कोचिंग के हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन आप यदि अभी से तैयारी करना चाहते हो इस चीज़ की, तो आप पढ़ सकते हो जो आपके पास जो किताब रखी है MP GK की, पुणेकर हो गई, ठीक है ना, महावीर हो गई, या कोई भी जो भी आप, महेश्वरी हो गई, आप जिससे भी पढ़ते हो, तो उसमें ये दिया हुआ होगा। ठीक है ना, परीक्षा धाम में नहीं मिलेगा इतना डिटेल में आपको। तो ये चीज़ यहाँ पे,
ठीक है। फिर आप देखो इकाई 3, इकाई 3 जो है उसमें लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज पर प्रभाव। ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं जनजातियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा पुराना लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये आपकी यूनिट 3 थी ना, जो यूनिट 3 थी पुरानी 2020 में, वही चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ तक कि यूनिट 3 है आपकी। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन आप पढ़ते ही पढ़ते थे, ये आप पढ़ते थे इकाई 4 में, तो इकाई 4 से उठा के ये इकाई 3 में कर दिया गया। 2020 के सिलेबस में ये जो चीज़ थी वो इकाई 4 में थी, यूनिट 4 में थी, ये यूनिट 3 में कर दी, तो वही है। अब मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये यूनिट 4 में था, यूनिट 3 था, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि ये सब पुराना है। जो आपके अवेलेबल नोट्स आपके पास अभी तक थे, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो जो लोग भी, जो बच्चे भी वो कान खोल के सुन लें, जो बच्चे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी तैयार रखना चाहते हैं, अपने मेंस की तैयारी तैयार रखना चाहते हैं, तो फर्स्ट पेपर का जो पार्ट ए है इकाई 3 तक, अभी तक हमने इकाई 3 को देख लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो उन्हीं नोट्स से आप इनको पढ़ सकते हो। फिर आप इकाई 4 देखोगे तो देखो, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटना, ये हम पढ़ते ही पढ़ते थे, तो इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये आपको अभी भी मिल जाएगा। फिर देखो, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य, वास्तुकला के पक्ष, जो आप पढ़ते हो ना मध्य प्रदेश की लोक कला, लोक साहित्य, लोक पर्व, वही चीज़ लिखीजिए। ठीक है ना, वास्तुकला पढ़ते हो आप, तो ये चीज़ है मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर स्थल, ये पुराना कोर्स है पूरा का पूरा 2020 का। तो ये यूनिट 4 के नोट भी आपके पास अवेलेबल है, जहाँ से आप अभी तक पढ़ते रहे वहीं से पढ़ लेना आप इसको भी। फिर आपकी यूनिट 5 है, यूनिट 5 में आप ये रियासतें तो पढ़ ही चुके हो, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये यूनिट 5 आपकी जो कि तो है यहाँ पे है रियासत, यूनिट 5 में पहले भी थी। तो यूनिट 5 जो पहले का जो कोर्स था उसमें यूनिट 5 में केवल रियासत अकेली थी, अब इसमें क्या जोड़ दिया, साथ में ये चीज़ भी जोड़ दी। अब यहाँ देख लो, यहाँ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के जनजाति नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, खाजा नायक, टाटा भील, गंजन सिंह कोरकू, बादल वही, फेमा फत्या या फेमा फालिया, इन सबको आप पढ़ते ही थे। देखो, इन सबको आप पढ़ते रहे हो, आप MPGK में पढ़ते थे। ठीक है, जनजातियों में आप पढ़ते थे, जनजातीय व्यक्तित्व में इनको पढ़ते थे। ठीक है, डिटेल में भी कई पुस्तकों में इनके बारे में लिख जाएगा, इनके नोट्स आप खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बस ये हुआ है कि इस बार इन्होंने क्या हुआ, इनको थोड़ा स्पष्ट स्पष्ट लिख दिया, राजा शंकर शाह को लिख दिया, रघुनाथ शाह को लिख दिया, ठीक है ना, रानी दुर्गावती को लिख दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, स्पष्ट थोड़ा सा लिख दिया, भीमाजी नायक लिख दिया, खाजा नायक लिख दिया, टाटा भी लिख दिया, इनको हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इनके नोट्स भी आप, जो आपकी पारंपरिक किताबें हैं, पुड़ेकर हो गई है ना, आपकी जो महेश्वरी हो गई, इनसे आप इनको बना सकते हैं आराम से। ठीक है ना, यानी कि आप खुद नोट्स बना सकते हो, बाकी आपको नए सिलेबस के अनुसार नोट्स मिल जाएंगे। इसके तो आपके पास नोट बने रखे होंगे, तो आपके वही नोट्स काम आ जाएंगे। इनको आप पारंपरिक किताबों से आप खुद बना सकते हो नोट्स, और तैयारी आप शुरू कर सकते हो मेंस की। फिर हम देखते हैं खंडवा को, खंडवा में क्या चेंज हुआ है। तो देखो, सबसे पहला जो इकाई 1 है, जो आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र चल रहा है, ये प्रथम प्रश्न पत्र का खंडवा है। जो इकाई फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट में क्या हुआ है कि भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, एक नई चीज़ बस जुड़ी हुई है। इसमें बस इतना होगा कि प्राचीन भारत के जो हमारे खगोल शास्त्री थे, ये सब वगैरह जो थे, उनको भौगोलिक ज्ञान कितना था। ठीक है ना, तो वो चीज़ बस बताई जाएगी इसमें। ठीक है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग, ये सब हम पढ़ते थे, हिमालय वाले ये सब पढ़ते थे, विशाल मैदान पढ़ते थे, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते थे, तट पढ़ते थे, हम द्वीप पढ़ते थे, वो सब पढ़ना है। प्रमुख पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें, ये सब हम पढ़ते ही आ रहे हैं। भारत में मिट्टियाँ भी हमने पढ़ी हुई हैं, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, ठीक है ना, ऊपरी वायु परिसंचरण, जेट स्ट्रीम, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जलवायु घटनाएं जैसे अल नीनो, ला लीनो, दक्षिणी दोलन, ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, द्विध्रुव, जलवायु में परिवर्तन के परिणाम। ठीक है, तो ये सब हम क्या करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। आपने सुना होगा कई लोगों से कि वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या हो गई, हट गई है। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे हट गई कि ऐसा लिखा हुआ है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हट गई यहाँ, जैसे ये लिखा ना भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हट गई। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी तरीके से नहीं हटी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कई सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। अल नीनो, ला लीनो काय का टॉपिक है ये,
ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। अल नीनो और ला नीनो का क्या करते हैं हम, इनका प्रभाव का हम आकलन करते हैं भारत के मानसून पर, ठीक है ना। जब हम भारत की जलवायु पढ़ते हैं तो अल नीनो और ला नीनो जो वैश्विक घटना है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, अल नीनो और ला नीनो, इनका जो मिश्रित प्रभाव होता है या इनका जो प्रभाव होता है अल नीनो और ला नीनो का, उसके प्रभाव का हम भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं हम, जब हम भारत की जलवायु पढ़ते हैं, ठीक है। दक्षिणी दोलन हो गया, ठीक है, पश्चिम विक्षोभ हो गया, हिंद महासागर हो गया, ठीक है। तो ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही टॉपिक है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है ना। जेट स्ट्रीम, जैसे जेट स्ट्रीम है वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, अब इंडियन ज्योग्राफी अकेले में थोड़ी ना आती है, तो इस प्रकार से है। तो कुछ कुछ पढ़नी पड़ेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऐसी बात नहीं है। फिर देखो भारत में कृषि एवं जल संसाधन, ठीक है। भारत में जो कृषि थी उसको हम पढ़ते थे, भारत में कृषि को हम पढ़ते थे कैसे, वर्ल्ड वो इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ते थे कृषि को, प्रमुख फसलें। एक चीज़ बस यहाँ पे नहीं जोड़ी गई, मिलेट्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में, श्री अन्न मोटे अनाज। श्री अन्न मोटे अनाज का सरकार बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करी है, तो उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है ना। सिंचाई तकनीकों के प्रकार, ये नई चीज़ है, ठीक है ना। सिंचाई के स्रोत, बहुउद्देशीय परियोजना हम पढ़ते थे इंडियन ज्योग्राफी में, उनको फिर से पढ़ना है। खास सुरक्षा को भी पढ़ा है आपने, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सतत कृषि के लिए रणनीतियाँ, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। जल संसाधन, जल संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संचयन के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना, एक चीज़ ये है नदियों को आपस में जोड़ना। अभी एक ही परियोजना है नदियों को आपस में जोड़ने की, केन बेतवा लिंक परियोजना, उसको आप पढ़ चुके हो, एमपी जीके में पढ़ा होगा, एमपी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। वही चीज़, राष्ट्रीय जल नीति को पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, तो ये सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में, थोड़ी बहुत, जैसे श्रीयान ने जोड़ दिया, मोटे ना जोड़े, ये सब चीज़ें हैं अलग हैं, नेट से देखोगे सब मिल जाएगा ये। और बाकी ये पूरी यूनिट आपको आपको पुराने नोट्स से देखने को मिल जाएगी, कुछ चीज़ें जो इसमें हैं, श्रीयन हो गया, मोटे अनाज हो गए, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, ये जैसे ये हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बस आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो अगेन फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट को आप पुराने नोट से कर सकते हो। अब ये देखो, भारत में प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग, ठीक है। तो वन संसाधन, इनके प्रकार और वितरण, प्रमुख खनिज ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संकट, ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग, प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इन सबको आप पढ़ते थे। खाद्य प्रसंस्करण को भी आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है, उद्योग वगैरह भी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते थे, ऊर्जा संकट वगैरह, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी पढ़ते थे। कुछ नहीं, वही चीज़ है पूरी, ठीक है ना। इसको भी आप अपने पुराने नोट्स अच्छे तरीके से कर सकते हो। वन संसाधन आप पढ़ते नहीं थे क्या इंडियन ज्योग्राफी में, पढ़ते थे ना वन संसाधन, कितने प्रकार के वन हैं, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये भी आपकी हो जाएंगी पुराने नोट्स से आपकी। फिर आप देखो चौथी यूनिट देखो, आपदा और तकनीकें, ठीक है ना। तो ये आप आपदाएं तो आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। जो आपकी यूनिट 4 थी 2020 में, वो यूनिट है ये, यूनिट 4 में ही आपदाएं थी, और इस बार की कोर्स में भी आपदाएं इसी यूनिट में है। पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ठीक है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रदूषण को, पर्यावरण की ये वाली यूनिट यहाँ पर डाल दी। अभी आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा, पर्यावरण है थर्ड पेपर में भी, तो पर्यावरण की ये यूनिट, पर्यावरण प्रदूषण को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। फिर भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधन, जनसंख्या और दबाव, ये आप नहीं पढ़ते थे क्या इंडियन ज्योग्राफी में, पढ़ते थे आप, जनसंख्या को आप पढ़ते थे इंडियन ज्योग्राफी में, जनसंख्या नीति को पढ़ते, जनसंख्या नीति 2020 को पढ़ते थे, तो वही चीज़ है। और भूगोल की जो उन्नत तकनीक थी, या भूगोल की उन्नत तकनीक थी, सुदूर संवेदन सूचना प्रणाली, ठीक है ना, जीपीएस वगैरह, ये आपकी यूनिट 5 थी 2020 में, ठीक है। और इसको यूनिट 4 में कर दिया गया। तो देखो समझ रहे ना आप, कोर्स को बढ़ाया गया है, ठीक है, कोर्स को लेंदी किया गया है डेफिनेटली। ये पूरी बस एक यूनिट होती थी, अब इसको एक यूनिट, ये यूनिट 5 अकेली होती थी 2020 में, इसको जोड़ दिया यूनिट 4 के अंदर, ठीक है। अब यूनिट 5 देख लो, यूनिट 5 में क्या दी थी, यूनिट 5 में आ गया मध्य प्रदेश का भूगोल, शॉर्ट एंड स्वीट सब्जेक्ट है। पुराने जो आपके नोट्स हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, पुराने जो आपके नोट्स हैं उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा ये। तो यहाँ से भी आप तैयारी शुरू रख सकते हो मेंस के लिए, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा हाथ पाँव नहीं माना। तो कुल मिला के साथ ये निकलता है कि जीएस फर्स्ट जो है, जो पहला प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपका मेंस का, उसके सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ें जो आपकी हैं वो नेट से आप देख लोगे, साथ ही साथ इनकी किताबें भी छप जाएंगी, ठीक है ना। अभी लोग सोर्स ढूंढ रहे हैं, जो जितनी भी कोचिंग है वो सोर्स ढूंढ रही हैं, फिर वो किताबें छापेंगी, बड़ा बड़ा छापेंगे उसमें, फिर उनको आप छोटा छोटा करोगे, फिर उसको अपने नोट्स बनाओगे, तो ये सब आपको काम करना है अभी,
लंबा थोड़ा सा। इस चीज़ के आपके नोट्स बने होंगे, इसके आपके नोट्स आपके पास पहले से होंगे, ठीक है ना। बघेलखंड का पठार नहीं पढ़ा क्या, नर्मदा सोन घाटी नहीं पढ़ी क्या, सतपुड़ा श्रेणी नहीं पढ़ी क्या, प्रमुख नदियाँ नहीं पढ़ी एमपी की, जलवायु ऋतु तापमान पढ़ा है एमपी का, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ भी पढ़ ली हैं, मृदा प्रदर्शन इस बार क्वेश्चन देखने को मिला था, चंबल क्षेत्र में मृदा प्रदर्शन के कारण बताइए, ये वही है मृदा संरक्षण। प्राकृतिक वनस्पति नहीं पढ़ी क्या एमपी की, प्रमुख फसलें पढ़ ली, सिंचाई पढ़ ली, सिंचाई परियोजना एमपी की पढ़ ली आपने, प्रमुख खनिज पढ़ लिए एमपी के, ऊर्जा संसाधन पढ़ लिए, ठीक है ना। प्रमुख उद्योग पढ़ लिए, लघु कुटीर उद्योग भी पढ़े आपने, और जनसंख्या वृद्धि वितरण घनत्व नगरीकरण ये भी आपने पढ़ा है एमपी का। तो पूरी नोट पुरानी है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला पेपर, ठीक है। तो आपका अगला पेपर जो है वो है द्वितीय प्रश्न पर GS2। GS2 में आपका क्या है, संविधान इंडियन पॉलिटी है आपकी, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो पहली यूनिट जो आपकी है, पहली यूनिट बोल रही है भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, मूलभूत ढांचा, प्रमुख संशोधन, ठीक है ना, वैचारिक तत्व, उद्देश्य का मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघ भारत, केंद्र संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्लघुकरण, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिका, ठीक है। पूरी की पूरी ज्यों की त्यों यूनिट रखी है 2020 की यूनिट 1। इसके आपके पास नोट अवेलेबल होंगे, जो आपके पुराने सोर्स हैं उसी से आप पढ़ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है ना। कहीं भी हाथ पाँव मारने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये ज्यों की त्यों वही यूनिट रखी हुई है, ये 2020 के कोर्स में ऐसे ही था, और जो नया सिलेबस जो आपका चेंज हुआ उसमें भी ऐसे ही रख दिया इसको, ठीक है। फिर आपकी आपकी यूनिट 2 है, ये भी आप पढ़ चुके हो। भारत का निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक ना। भारतीय राजनीति में धर्म, जातीयता, भाषा, लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी, जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता व सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, ये चीज़ भी यूनिट 2 जो आपकी है ये भी पूरी पूरी ज्यों की त्यों रखी हुई है 2024 के सिलेबस में, ठीक है। तो ये यूनिट भी आपकी पूरी वैसी की वैसी रखी हुई है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। यूनिट 3 जो है आपकी, यूनिट 3 देख लो, लोकतंत्र की विशेषताएं, ये सब, समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, मीडिया की भूमिकाएं, ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचारक, ठीक है। आप जो राजनीतिक विचारक आपकी यूनिट 4 होती थी, उस यूनिट 4 को ख़त्म करके उसको यूनिट 3 में ला दिया, ठीक है ना। और ये जो आपके लिखे हुए हैं ना, ये आपके सब पुराना लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़ चुके हो, पुराने आपका सिलेबस है, ये भी पुराना सिलेबस है। इसमें बस 2-3 थिंकर आपको नए जोड़ दिए गए, जैसे देवी अहिल्याबाई को जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। महात्मा गांधी थे पहले, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, जयप्रकाश नारायण थे। तो देवी अहिल्याबाई होलकर बस नई जोड़ दी गई, ठीक है। तो राजनीतिक विचारक जो आपकी यूनिट 4 जो थी पहले 2020 के कोर्स में, उसको यहाँ पर ला दिया गया यूनिट 3 में, और बाकी ये पूरा आप पढ़ चुके। तो इसके नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। देवी अहिल्याबाई के बारे में कुछ आपको विशेष जानने को मिलेगा नहीं, जो आप रियासत में जो इनको पढ़ के आए हो वो सब पढ़ लेना इनके बारे में, ज़्यादा है तो कुछ कंटेंट आप नेट से देख लेना। तो वही यही चीज़ है, इन्होंने क्या किया, इनके राजनीतिक विचार धार्मिक थे, यही चीज़ है, धर्म से ज़्यादा प्रभावित थी, यही बात है। यूनिट 4 जो देखोगे, यूनिट 4 देखो, यूनिट 4 देखो, राज्य का पुनर्गठन 1956 तथा मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन, ये आप पढ़ते थे नहीं ना, राज्य का पुनर्गठन नहीं पढ़ते थे क्या आप 1956 में, मध्य प्रदेश का निर्माण, ठीक है ना। तो 1956 से जो भारत में राज्य बने उनको पढ़ना है आपको, कौन कौन से बने, कैसे क्या हुआ, जो आयोग थे, धारा आयोग था, फैल अली आयोग था, वो देश के संबंध में। फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन तो आप पढ़ते हो, मध्य प्रदेश का निर्माण पढ़ते हो, 4 प्रदेशों को मिलकर बना था मध्य प्रदेश, CP द्वारा, ये सब चीज़ें पढ़ते थे, ठीक है ना। विभाजन हो गया 2000 में, तो वही चीज़ लिखी है, ये आप पढ़ चुके हो, पुरानी चीज़ है ये। अब आपके लिए जो नई चीज़ मिली है वो चीज़ ये है, इकाई 4 में ये नई चीज़ जोड़ दी गई, ये पहले नहीं था, ठीक है ना। ये राज्य की पॉलिटी है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी ये जोड़ दी गई है, ये पहले नहीं थी, ठीक है। तो ये आप प्रीलिम्स में पढ़ के आए हो, प्रीलिम्स की जो आपके पास बुक है परंपरागत बुक, उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से ये पूरी चीज़ आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। प्रीलिम्स की जो आपकी बुक है पुरानी परंपरागत, पुणेकर उठा के देखना, महेश्वरी उठा के देखना, उसमें अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ये महेश्वरी में तो अच्छे तरीके से इतना तक बताया गया है कि नियुक्ति कैसे करता है, शक्ति क्या होती है, मुख्यमंत्री का क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है राज्य में, तो राज्य के अनुसार आपको इस चीज़ को पढ़ लेना है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी आपको प्रीलिम्स में पढ़ते थे, अब ये आ गया मेंस में यूनिट 4 में। तो इसके नोट आपके पास अवेलेबल है, आप अच्छे से उठा के देखोगे तो आपके पास सब है ये, ठीक है ना। बाकी जो अब आगे 1-2 महीने में इसकी किताबें भी आ जाएंगी। ये जो चीज़ है जवाबदेहिता एवं अधिकार प्रतिस्पर्धा आयोग, ये जो चीज़ है
ये आपकी जो पुराना कोर्स जो आपका था, ठीक है ना, उसकी है ये। जो पुराना कोर्स जो आपका था, जो यूनिट 3 थी पुराने कोर्स में 2020 के सिलेबस में, जो यूनिट 3 जो थी वही चीज़ लिखी हुई है ये। उसी उसी यूनिट 3 से उठा के यहाँ पे ये यूनिट 4 में ये चीज़ जोड़ दी गई। ये सारे आयोग आप पढ़ते थे, इसके नोट्स भी आपके पास अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर देख लो यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है, तो यूनिट 5 में जो ये भी नई चीज़ जोड़ दी गई थोड़ा सा। मध्य प्रदेश का प्रशासन सचिवालय, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन जिलाधीश की भूमिका, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्तर से पंचायती राज थी ना, शहरी स्थानीय वित्त, नौकरशाही, स्वायत्तता का महत्व, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिषद, जनजाति, पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग का उत्थान, नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे। नक्सली समस्या कहाँ है एमपी में, बालाघाट में। बालाघाट जिला बस इफेक्टिव है थोड़ा बहुत। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, ठीक है ना, पढ़ते थे हम, जमुना देवी से लेकर उमा भारती से लेकर जो थी उनको पढ़ते थे हम, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की राजनीति में। बस क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा इधर पे लिख दिया मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, और मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे जो चल रहे हैं, ठीक है ना, वो भाई ये चीज़ है। तो ये थोड़ी सी नई है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें पुरानी हैं, और ये आपकी पूरी कवर हो जाएगी आपकी परंपरागत एमपी जीके की बुक से, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया पुणेकर और महावीर में उठा के देख लेना, तो ये पूरी यूनिट आपको वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट बना सकते हो। साथ ही साथ कुछ दिनों में आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे इस यूनिट के भी, और आप चाहें तो आप खुद के नोट्स वहाँ से बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहना, उस पर भी हम लोग जो जो नया मटेरियल बनता जा रहा है वो आपको डालते जाएंगे, तो आप देखते रहना उनको, ठीक है। फिर आपका अगला पेपर आता है द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र देखो बिल्कुल अलग अलग चीज़ बन गई, मतलब अलग ऐसे बन गई, जो ऊपर हमने पढ़ा वो भी द्वितीय प्रश्न पत्र ही था, वो खंड आ था। खंड आ में पॉलिटी वॉलिटी तो हमने देखी हुई हैं। अब खंड बा पूरा समाजशास्त्र बना दिया, ठीक है ना। समाजशास्त्र एक यूनिट थी, जो द्वितीय प्रश्न पत्र का जो खंड बा था, खंड बा में जो आपकी यूनिट 4 जो थी, यूनिट 4 थी समाजशास्त्र, उसमें से 30 नंबर का आना था, ठीक है ना। अब समाजशास्त्र को पूरा एक खंड बना दिया, इतना समाजशास्त्र इतनी ज़्यादा ज़रूरी समझ में आ रही है उनको, और बात भी सही है। देखो, समाज की यदि आपको नॉलेज नहीं होगी, जो अच्छा प्रशासक होगा, ठीक है ना, जो डीसी बनने वाले हैं, जो तहसीलदार बने, उनको समाज की नॉलेज नहीं है, समाज से डील करने की नॉलेज नहीं है, तो उनका क्या मतलब है फिर। तो समाजशास्त्र पढ़ाना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं सोच के जो बड़े लोग बैठे होंगे एमपीपीएससी के, जैसे कि वो एक ही दिन में उन्होंने पूरा काम भी कर दिया, फाइनल आंसर की दे दी, ठीक है ना, उसके पहले उन्होंने, ठीक है, रिजल्ट दे दिया, फिर उसके बाद फिर उन्होंने ये भी दे दिया। तो इस प्रकार से आयोग काम करता है, आयोग में बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, और वो एक ही दिन में काम कर लेते हैं पूरा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा होगा कि समाजशास्त्र को जोड़ दो, ठीक है, और कोर्स भी उनको चेंज करना था। अब इस कोर्स को रट चुके थे बच्चे, जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे वही बार बार सिलेक्ट हो रहे थे, एक ही बंदा 3 3 बार इंटरव्यू दे रहा, तो ये सब चीज़ें थी, तो सिलेबस तो चेंज करना ही था। बस ये है कि थोड़ा सा जल्दी कर दिया, 4 साल में कर दिया, ठीक है, 4 परीक्षा हो पाई नए सिलेबस के अनुसार, और चेंज हो गया जी। तो देखो, तो समाजशास्त्र यूनिट 4 अकेली थी सेकंड पेपर के पार्ट बी में। अब सेकंड पेपर के जो पार्ट बी में पूरा समाजशास्त्र, तो देख लो पूरी चीज़ें नई है। देखो यार, सब चीज़ें, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे, नई नसेंस नए स्वरूप में आ गई है। ये यूनिट 4 थी देखो पूरी, ठीक है ना। कुछ चीज़ें इसमें नई देखने को मिल रही होंगी आपको, ठीक है ना। जो यूनिट 4 थी, जो यूनिट 4 के नोट्स थे, उससे ये वाली यूनिट जो आपकी यूनिट 1 है, जो 2020 में सेकंड पेपर के पार्ट बी की और जो यूनिट 4 थी उसके नोट्स से आपकी काफ़ी हद तक ये चीज़ कवर हो रही है। ये पूरी यूनिट आपकी काफ़ी हद तक कवर हो रही है उससे, ठीक है ना। तो उससे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे नोट्स बनेंगे इसके लिए, तो उन नोट्स को आपको ख़रीदना है, परचेस करना है, ठीक है। अब देखो यूनिट 3 जो इकाई 2 है, ये भी समाजशास्त्र है इसमें। तो इसमें देख लो क्या क्या है। भारतीय समाज की संकल्पना, भारत के लोक विविधता में एकता, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय भाषाई, धार्मिक, जनजातीय अपराध का बदलता परिदृश्य, नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध, घरेलू हिंसा, ये सब चीज़ें बढ़ती आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए कोर्स में डाली हुई हैं आपकी, कि आप इन सब चीज़ों को समझो, इसी से आपको डील करना है आगे जाके। वर्तमान बहस, भारत में परंपरा और आधुनिकता, ठीक है ना। आज के ज़माने की बहुत बड़ी समस्या ये है, ठीक है ना, आधुनिकता और परंपरा की, परंपरा की भी टकराव है, ठीक है ना। राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, बहुलवाद, राष्ट्र निर्माण, धर्मनिरपेक्षता, तो ये सब चीज़ें डाली गई। ये पूरा समाजशास्त्र है, और बहुत सिंपल पड़ेगा, आपको लग रहा होगा कि कठिन है ये। जब इसके नोट्स आ जाएंगे, जब आप अच्छे से इसको 1 2 बार पढ़ लोगे, तो बहुत आपको सरल लगेगा, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है ये, बस नहीं है थोड़ा सा। फिर देखो,
ग्रामीण समाज के अध्ययन उपयोग, ग्रामीण शहरी अंतर, ठीक है ना, ग्रामीणवाद और ये नगरवाद, ये सब, ठीक है ना। किसान अध्ययन, 73वें संशोधन से पहले और बाद की पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, सामाजिक मुद्दे, रणनीतियाँ, बंधुआ और प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव, रुझान, नगरीय समुदाय की विशेषताएं, नगरीय समुदाय में परिवर्तन, नगरीकरण के कारण एवं प्रभाव। तो ये सब चीज़ें आप, अब जैसे नगरीकरण के कारण जो पढ़े होंगे आपने 2019 में जो इकोनॉमी पढ़ी है जिन लोगों ने, उन्होंने पढ़ी होगी नगरीकरण के कारण, नगरीकरण के प्रभाव क्या होते हैं, नगरीकरण की समस्याएं क्या होती हैं। तो ये समाजशास्त्र में यहाँ पे डला हुआ है। नगर नियोजन की अवधारणा, नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्याएं। अब देखो ये पूरा जो कोर्स है बहुत ही तार्किक कोर्स है, ठीक है ना, बहुत अच्छा कोर्स इस पर बनाया है आयोग ने। तो ये सारी चीज़ों से डील करना है किसी लोक सेवक को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें डाली हुई हैं, ये पूरी नई चीज़ है। इसको आपको, इसके सोर्स आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, जल्द से जल्द आपको सोर्स इसके अवेलेबल कराए जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस पर जैसे जैसे नोट्स बनते आएंगे उसकी PDF डलती आएंगी, आपको लेक्चर्स के माध्यम से मिलते आएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, ठीक है। और भी अभी जो और कंपनियां जो लग गई हैं नोट्स बनाने के लिए, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट लग गए हैं, 1 से 2 महीने के अंदर वो निकाल देंगे, ठीक है ना। फिर देखो औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास, जनसंख्या, ये यूनिट 4 है समाजशास्त्र की, पेपर सेकंड, खंड बाकी, ठीक है ना। भारत में औद्योगिकरण, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, परिवार, शिक्षा प्रभाव, औद्योगिक समाज में वर्ग एवं वर्ग संघर्ष, वैश्वीकरण की चुनौतियाँ, वैश्वीकरण आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है ना। समाजशास्त्र का भारतीकरण, शिक्षा का निजीकरण, ये भी एक मुद्दा बहुत है, नई चीज़ है सब। सामाजिक संरचना और विकास, सुविधा प्रदाता, अवरोधक, विकास और सामाजिक आर्थिक समानता, पूरी नई चीज़ है ये, पूरी यूनिट, पूरा जो थी ना इसमें, आपकी आपकी यूनिट 1 जो है वो अकेले आपके पुराने नोट से कवर होगी, बाकी चीज़ें इसमें क्या है, नहीं है ये, ठीक है। यूनिट 4 में थोड़ा सा और है, देखो, सांस्कृतिक और विकास में सहायक बाधक के रूप में, संस्कृति और विकास सहायक अथवा बाधक के रूप में, संस्कृति, उत्तर, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, ठीक है ना। भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण, 1901 से वृद्धि, कारण और प्रभाव, ठीक है। अवधारणा, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास, आयु, लिंग, संरचना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्वास्थ्य में पढ़ते थे, तो वो चीज़ यहाँ समाजशास्त्र में डाली, समाजशास्त्र के एंगल से आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। 5वां है मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है। इस यूनिट 5 में, जो आपकी यूनिट 5 है, इस यूनिट 5 में देख लो क्या क्या है। तो इस यूनिट 5 जो आपकी इसमें है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ चुके हैं आप, ठीक है ना। शिक्षा वाली यूनिट में आप पढ़ते थे ये, ठीक ना, विजन, ठीक है ना, सिद्धांत, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, बेस्ट शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, ये 2 लाइन आपको नहीं देखने को मिल रही होंगी, बेस्ट शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा। बाकी ये सब आप चीज़ें पढ़ चुके हो, ठीक है ना, डिजिटल शिक्षा वगैरह ये सब चीज़ें आप देख चुके हो। जो आपका शिक्षा वाला टॉपिक जो था ना, आपका यूनिट 3 जो था आपकी थी, यूनिट 3 जो थी आपकी, पेपर्स जो आपको पुराना सिलेबस था उसमें पेपर सेकंड का जो पार्ट भी था उसमें जो यूनिट 3 थी, वो यूनिट 3 का ये टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके नोट्स आपके पास में अवेलेबल हैं, तो इसको आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको ये लिखा है सामाजिक वर्गों, उनके कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे, वरिष्ठ नागरिक, ठीक ना, बच्चे, महिलाएं, विषय अधिकारी प्राप्त वर्ग, विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे, ये सब दिया ना जो आपको, ये चीज़ भी आपका पुराने कोर्स में दी हुई थी, ठीक ना। अब ये चीज़ कहाँ पे गई थी, ये चीज़ आपको दी गई थी कहाँ पे, ये आपकी यूनिट 3 जो थी, यूनिट 3 जो थी आपकी पेपर सेकंड पार्ट बी की, पुराने सिलेबस के अनुसार उसकी ये यूनिट 3 की ये चीज़ आपको लिखी हुई है, समझ आप। और ये भी यूनिट 3 की ही लिखी हुई है, तो ये पूरी यूनिट 3 लिखी हुई है आपकी, ठीक है, जो पुराने सिलेबस के अनुसार थी। तो वहाँ से, वहाँ के आपके पास जो वो नोट्स यदि अवेलेबल हैं पुराने आपके, तो वहाँ से ये चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका जो ये लिखा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये भी आपके पुराने सिलेबस में था, ठीक है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका पुराने सिलेबस में था। और ये जो नीचे लिखा है सरकारी संगठन NGO की भूमिका, ये भी पुराने सिलेबस में थी, ये आपकी थी यूनिट 4, जो पुराना सिलेबस था उसकी यूनिट 4 थी ये, उठाना आप, मतलब पेपर सेकंड का जो पार्ट बी था उसकी यूनिट 4 थी ये, पेपर सेकंड पार्ट बी की यूनिट 4 थी, और यूनिट 4 में था ये चीज़, ठीक है ना।
और मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, ठीक है, ये आप आराम से आपके MPG की वाली बुक से, इसके पुराने नोट्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक ना, वहाँ से ये चीज़ आप कर लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जनजातियाँ पढ़ोगे ना तो जनजातियों से ये आपका पूरा हो जाएगा, MPQ जनजातियाँ पढ़ोगे वहाँ से ये पूरी आपकी यूनिट कवर हो जाएगी। अब फिर देखो, फिर लिख दिया लोक संस्कृति, ये लोक संस्कृति उसी में आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, लोक कला प्रारूप वगैरह ये सब चीज़ें जो आपकी है इसी में जो हो जाएगी। तो बार बार लिखते हैं, तो देखो पूरा जो आपका सेकंड पेपर का जो पार्ट बी है, मतलब खंडवा जो है सेकंड पेपर का, उसमें आपकी इसके आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं बहुत हद तक, 90% तक आपके पास अवेलेबल है। यूनिट 2 बिल्कुल न्यू है, ठीक है, यूनिट 3 जो है बिल्कुल न्यू है, यूनिट 4 आपकी न्यू है, ठीक है, आपकी जो यूनिट 5 जो है इसके आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं पूरी तरीके से। तो ये आपके पास नोट्स अवेलेबल है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से तैयारी, यदि आप अपना मेंस करना चाहते हो अभी से, प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेंस देखना चाहते हो, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने आपको फर्स्ट पेपर के भी सोर्स बता दिए, जो जो सोर्स थे, मैंने आपके सेकंड पेपर के भी बता दिए, ठीक है ना, सेकंड पेपर में जिस जिस यूनिट के सोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपके घर ही में रखे होंगे, आपके रूम पर रखे होंगे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, इस बार का जो सिलेबस है, पहले जो सिलेबस आया था उसमें आपको पता था कि आपको 5 यूनिट में बटी थी, जैसे फर्स्ट पेपर में 2 खंड थे, जैसे फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में 2 खंड थे, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है ना, पार्ट ए पार्ट बी। इसी प्रकार यहाँ पे भी इस बार भी ऐसे ही है, पार्ट ए पार्ट बी है, 4 पेपर तक पार्ट ए पार्ट बी है, ठीक है, 4 पेपर तक पार्ट ए पार्ट बी है। ये भी 150 अंक का होना, ये भी 150 अंक का होना, ठीक है ना। इसमें 5 यूनिट हैं, इसमें भी 5 यूनिट हैं, ठीक है ना, जो पार्ट ए है इसमें भी 5 यूनिट है, इसमें भी 5 यूनिट है। तो पहले क्या था कि प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर का आना था, जैसे 5 यूनिट हैं, 5 में से हर यूनिट से क्या होना था, 30 नंबर का आना था, एक यूनिट 30 नंबर, ऐसे फिक्स थे। इस बार के सिलेबस में ये फिक्स नहीं है, 21 यूनिट से कितने नंबर का आएगा, ऐसे लोग मान के चल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मानना भी गलत है, ठीक है ना। ऐसा लोग मान के चल रहे हैं कि जैसा पहले था 2020 में कि एक यूनिट से 30 नंबर का आता था, तो इस बार ऐसा ही होगा, और जो आपकी यूनिट में बटी हुई है तो यूनिट से 30 नंबर का आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है ना, समझ लो आप। अब वो क्या करेंगे, उनको जहाँ से दम लगेगी जिस यूनिट से, वहाँ से क्वेश्चन देंगे, किसी यूनिट से 15 नंबर का भी आ सकता है, किसी यूनिट से 20 नंबर का भी आ सकता है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये कहीं नहीं लिखा इस बार कि 30 यूनिट से आए, मतलब प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर का आने वाला है, तो ऐसा भी नहीं लिखा, ठीक है। अब देख लो तीसरा प्रश्न पत्र, तीसरे प्रश्न पत्र में कई लोगों को बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, कई लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी थी, जिनका साइंस अच्छा था, उनके तो थोड़ा सा दुख की बात है, ठीक है। तो देखो थर्ड यूनिट में क्या क्या चेंज हुआ है, फिजिक्स गायब, केमिस्ट्री गायब, ठीक है ना। तो देखो पहले तो थर्ड यूनिट को क्या कर दिया, पहले थी 10 यूनिट थी, पहले थी 10 यूनिट, अब उसको क्या कर दिया, खंड आओ खंड बा में बांट दिया गया, खंड आ में रख दिया गया इकोनॉमी को। इकोनॉमी जो केवल एक छोटा सा पोर्शन थी, यूनिट 1 जो थी पेपर सेकंड के पार्ट बी में, पहले के सिलेबस देखें तो पहले का सिलेबस था उसमें जो पेपर सेकंड था उसका जो पार्ट बी था उसमें जो यूनिट 1 थी उसमें थी इकोनॉमी। अब पूरा पोर्शन इकोनॉमी में कर दिया गया है थर्ड पेपर में, इकोनॉमी को उठा के थर्ड पेपर में जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो आपके थर्ड पेपर में क्या कर दी गई, इकोनॉमी जोड़ दी गई। तो देखो इकोनॉमी को देखते हैं हम, तो पहली यूनिट जो है इकोनॉमी से संबंधित वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, मौलिक पहलू है। तो देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, ये आप पढ़ते थे, आप पुराना उठा के देखना, यदि आपके पास में 2014 से लेकर 2019 तक के कोर्स के नोट्स हैं तो उससे भी बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। 2020 के आपके पास नोट्स जो है इकोनॉमी के, उससे भी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कोई बात नहीं है, ये पुरानी चीज़ है, ये चीज़ नहीं है विकसित भारत, पहले विकास, अभी हम विकासशील भारत, लेकिन विकसित भारत सीधा विजन बता रहे वो तो सरकार का, ठीक है ना। तो ये नई चीज़ है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान पहले ही पढ़ते थे हम, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं पहले के सिलेबस में आपकी थी, यहाँ से यही चीज़ कवर हो सकती है पहले के सिलेबस से, ठीक है। प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, ये भी आपकी कवर हो जाएगी पुराने पुराने सिलेबस से। चुनौतियाँ, घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम पर निर्भरता,
ये आप नेट से कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, ये चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। और इकनॉमी की कई सारी बुक्स में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सरकारी पहल, पीएम किसान, ठीक है ना, एनएमएसए, विभिन्न योजनाएं, कृषि मूल्य नीति, विपणन और वित्त, मूल्य वर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण, भारत में औद्योगिक नीति, औद्योगिक विकास, ठीक है, ये थोड़ी नई चीज़ है। विनिर्माण और अधोसंरचना, मेक इन इंडिया और अधोसंरचनाएं परियोजनाएं जो हैं, ठीक ना, अवसंरचनात्मक जो परियोजनाएं हैं, जो मेक इन इंडिया है, इसको हम पहले भी पढ़ते थे, मेक इन इंडिया को अभी भी पढ़ लेना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इसमें पूरी यूनिट जो है आपकी है, जैसे ये देखो, भारत में वस्तुओं और सेवाओं को मानकीकरण, नया चीज़ लग रही, आतिथ्य और पर्यटन, विदेशी मुद्राएं में योगदान, ठीक है। तो ये नया टॉपिक है, इसमें कई सारे टॉपिक पुराने हैं, कई सारे टॉपिक नए हैं, ठीक है ना। तो यदि आप इस कोर्स को, सिलेबस को बार बार देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और देखो, सिलेबस की अपने पास में फ़ोटो कॉपी रख लेना, ठीक है ना, मतलब सिलेबस की कॉपी करा के निकलवा के आयोग का जो सिलेबस होगा उसको आप जहाँ आप बैठते हो पढ़ने के लिए वहाँ चिपका लेना, ठीक है ना। कोचिंग जाते हो तो अपने बैग में रख लेना एक सिलेबस, कहीं पे भी आपको सिलेबस को देखना है, कम से कम 1-2 हफ्ते देखो सिलेबस को। जब सिलेबस को अच्छी तरीके से देखोगे तब वो समझ में आएगा कि वो कहाँ पे क्या हो गया है। तो नया ही है, देखो लगभग सब, कुछ टॉपिक बस पुराने हैं इसमें, ठीक है। रमेश सिंह किताब आती है यूपीएससी के लिए, ठीक है ना, इकोनॉमी की, उससे देख लेना आप, उससे काफ़ी टॉपिक आप इसके कवर हो जाएंगे, ठीक है। कराधान नीति पर, राजकोषीय नीति तो पहले भी थी ना, राजकोषीय नीति जो आपकी थी यूनिट 1 में पहले भी थी, ठीक है ना। जब आप पेपर सेकंड का जो पार्ट बी का जो फर्स्ट पेपर देखोगे उसमें ये चीज़ थी, ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ आप कर सकते हो, तो वहाँ से राजकोषीय नीति हो जाएगी। मौद्रिक नीति, भारत में वित्तीय समावेश पुराने सिलेबस में था आपके, ठीक है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नकद लेन देन का प्रभाव, ये नई चीज़ है। खास सुरक्षा और लोक वितरण प्रणाली, ये भी पुराने सिलेबस में आपका था, 2014 से 2019 का सिलेबस था, उसमें भी ये चीज़ थी। मेरे पास भी बहुत अच्छे नोट्स इसके बने रखे हैं, मैं आपको चाहो तो शेयर कर दूंगा। आपको बस इतना करना है कि आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को आप देखते रहेंगे ना, उस पर मैं आपको जो जो चीज़, जो सोर्स मेरे पास अवेलेबल होंगे अच्छे तरीके से वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय संतुलन, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है ना, नई चीज़ नहीं है। भारत का विदेशी व्यापार, मूल संरचना, दिशा, थोड़ी सी नया लग रहा यहाँ पे ये चीज़, विदेशी व्यापार आप पढ़ते थे, ठीक है ना। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी पूंजी, नई चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका, आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी और डब्ल्यूटीओ पढ़ चुके हो, ये पुराने नोट से आपके कवर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। तो इसमें आपको कुछ 1-2 चीज़ें बस आपको नहीं मिली, बाकी पुराने नोट से आपको ये यूनिट कवर हो रही है, ठीक है। उठा के देखना अच्छे तरीके से। फिर देखो इकाई 3, यूनिट 3 जो आपकी है, देखो, मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, 1 जुलाई के उत्पाद कार्यक्रम, प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते थे क्या 1 जुलाई के उत्पाद, वो चीज़ है जी। प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न पढ़ते ही हो आप। खास सुरक्षा, वितरण प्रणाली और भंडारण, ये थोड़ा सा नई चीज़ है, इसके लिए नया डाटा आएगा, नई आपको संस्थाएं वगैरह पढ़नी पड़ेंगी मध्य प्रदेश की कुछ। उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, जो पढ़ते थे एमपी का, ठीक है ना, एमपी की इकोनॉमी, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति मध्य प्रदेश में, ये भी आप पढ़ते थे। अधोसंरचना का विकास भी आप पढ़ते थे। एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों का विकास और समर्थन, ये भी चीज़ें भी आप देखते थे। मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी विकास, जनजातीय अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धति, प्रमुख वनोपज, हस्तशिल्प, हाट बाजार, नई चीज़ है थोड़ी सी। पर्यटन, व्यापार और निवेश प्रोत्साहन, नई चीज़ है। निवेश प्रोत्साहन नई चीज़ नहीं है, बस वो जो आपकी योजना है उसमें पूरी योजनाएं पढ़नी है आपकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एमपी की इकोनॉमी के जो पुराने नोट्स हैं उससे काफ़ी टॉपिक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है, वहाँ से ये चीज़ कवर होगी। मध्य प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास, ठीक है, तो स्वास्थ्य अधोसंरचना, शिक्षा, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीतियाँ, वित्तीय सामाजिक समावेशन, कल्याणकारी योजना, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी प्रभाव, मानव संसाधन की उत्पादकता, रोजगार, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, राज्य का राजस्व, व्यय और ऋण, राजकोषीय अनुशासन, ये इसके लिए नया डाटा बनेगा, ठीक है ना। इकोनॉमी के तो आप इकोनॉमी पढ़ते नहीं थे एमपी की, तो पूरे टॉपिक जो इकोनॉमी के नए हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जल्दी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेट से इसको ढूंढने की कोशिश मत करना, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो नोट्स का इंतजार करना इस यूनिट के लिए आप, ठीक है।
फिर देखो इकाई 5 जो आपकी है सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण और प्रायिकता, बहुत ही अजीब सी चीज़ यहाँ पर डाल दी हुई है इन्होंने, ठीक है, लेकिन ये भी आपकी कवर हो जाएगी। डेटा प्रस्तुति तकनीक, टेबल चार्ट ग्राफ आप पढ़ चुके हो, प्रायिकता आप पढ़ चुके हो पहले, मैथ में पढ़ी होगी, ठीक है। डेटा विश्लेषण के प्रकार, ठीक है ना। माध्य माध्यिका बहुलक नहीं पढ़ा क्या मैथ में, ये भी पढ़ा है। तो कोई नई चीज़ है नहीं है, पुरानी चीज़ है, बस थोड़ा सा एक दो चीज़ें बस नहीं लग रही, जैसे समंक संकलन की विधियाँ, डेटा विश्लेषण के प्रकार, ठीक है ना, वर्णनात्मक, अनुमानात्मक, ये सब, प्रतिचयन की विधियाँ, डेटा प्रस्तुति तकनीक तो आप पढ़ते हो, टेबल चार्ट ग्राफ, प्रायिकता पढ़ते हो। तो कुछ चीज़ें इस यूनिट में नहीं हैं जो मैथ के, जैसे प्रायिकता हो गई, माध्य माध्यिका बहुलक हो गया, ठीक है ना, और ये डेटा विश्लेषण ये हो गया। ये आपके पुराने नोट्स से, आप मैथ के नोट्स उठा के देखना 2020 के, यदि आपके पास अवेलेबल है, अच्छे तरीके से आपके बने थे, उसमें ये एक चीज़ कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये खंडा खत्म हो गया थर्ड पेपर का। थर्ड पेपर में इकोनॉमी जोड़ दी गई है। फिर हम देखते हैं खंडवा, तृतीय प्रश्न पत्र का खंडवा। तो देखो पहली इकाई जो है वो है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो देखो इसमें पहली लाइन क्या लिखी है, यूनिट 1 है ये, विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, ठीक है ना। अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो हटा दी, ठीक है, लेकिन विज्ञान के क्या कर दिए, साधारण अनुप्रयोग जोड़ दिए उन्होंने, ठीक है ना। तो विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग में जो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो अनुप्रयोग होते हैं, ठीक है ना, विज्ञान के साधारण, वो सब आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो जो इतना डिटेल में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे वो नहीं पढ़नी पड़ेगी, साधारण साधारण ऊपर ऊपर जो अनुप्रयोग होते हैं वो हम पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है। सूक्ष्मजीव संरचना, प्रकार, जैविक कृषि, बायोलॉजी का टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिका संरचना बायोलॉजी टॉपिक है। प्रकार, विभाजन, कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण, ठीक है, बायोलॉजी है ये। पौधों, पशुओं, मनुष्यों, पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हीनताजन्य रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्यप्रणाली, ये पुराने नोट्स से पूरा आपका कवर हो रहा, पूरा आपका कवर हो जाएगा। यदि आपके पास में 2019 के, मतलब 2014 से लेकर 2019 के सिलेबस के भी बायोलॉजी के नोट्स हैं, उससे भी कवर हो जाएगी ये चीज़। आपके पास 2020 के बायोलॉजी के नोट्स हैं, उससे भी कवर हो जाएगी ये सब चीज़, ये सब आप चीज़ आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी जो है बहुत पहले से है, 2014 से 2019 तक के सिलेबस में भी थी, 2020 के सिलेबस में भी थी, तो यहाँ से ये सब चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। जैव प्रौद्योगिकी के स्वास्थ्य में अनुप्रयोग, चिकित्सा में अनुप्रयोग, कृषि में अनुप्रयोग, ये चीज़ आप आराम से कर सकते हो। अब ये चीज़ नहीं है, थोड़ी सी नेट पर सर्च करना है इसको, ठीक है ना। इथनो बायोलॉजी, इसके अनुप्रयोग जो होंगे, इथनो बायोलॉजी होती क्या है, इसके नोट्स आप खुद ही बना सकते चाहो तो, ठीक है ना, लेकिन जल्दी आपको इससे भी संबंधित नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो इथनो बायोलॉजी जो होती है ये चीज़ नहीं जुड़ी है। फिर देखो प्राचीन समय में आर्यभट्ट, ब्राह्मण, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम द्वितीय द्वारा खगोल शास्त्र में योगदान, प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित प्रारंभिक जानकारी। ये लाइन बस नहीं दिख रही है आपको, प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित प्रारंभिक जानकारी, कुछ फालतू बातें हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब इसमें प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित प्रारंभिक जानकारी, ऐसा कुछ विशेष नहीं है पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। आर्यभट्ट, ब्राह्मण, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, इनको तो आप पढ़ते ही आ रहे पहले से। और खगोल शास्त्र में ये लाइन लिखी है, खगोल शास्त्र में इनका योगदान, मतलब आप क्या पढ़ते थे इनके बारे में। आर्यभट्ट ने क्या किया, काय की खोज की, शून्य का पाई का आविष्कार किया, काय का आविष्कार किया। ब्राह्मण के बारे में क्या पढ़ते थे आप, ठीक है ना, उनकी किताबें पढ़ते थे आप। ब्रह्मगुप्त के बारे में क्या पढ़ते थे, उनकी किताब पढ़ते थे। भास्कर ने कौन सी किताब लिखी थी, है ना, तो वो सब किताबें पढ़ते थे, उस किताबों में क्या क्या लिखा वही पढ़ते थे, तो वही चीज़ है, खगोल शास्त्र में उनका वही योगदान हो गया। तो ये चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। बौद्धिक संपदा के अधिकार देखो, पेटेंट ट्रिम्स, ये चीज़ जो है, ये चीज़ बहुत पहले से सिलेबस में है, इसको 2020 के सिलेबस में भी नहीं हटाया गया, इसको जो 2014 से 2019 तक जो सिलेबस चला उसमें भी नहीं हटाया गया था, इस बार भी इसको नहीं हटाया गया। बौद्धिक संपदा के अधिकार और पेटेंट ट्रिम्स, पुराना नोट्स उठाना, ये टॉपिक देखना, मिल जाएगा पूरा का पूरा जो करते हो, ठीक है। कंप्यूटर यूनिट लगभग वैसे ही है, ठीक है, जो आपकी जो थर्ड पेपर था, जो 2020 के सिलेबस के अनुसार जो आपको थर्ड पेपर था, उसमें जो आपकी कंप्यूटर की यूनिट थी वो थी यूनिट 4। तो सब जो कहते हो वैसे ही दिया हुआ है, कुछ मुझे इसमें चेंजेस दिख नहीं रहा, बस यहाँ पे थोड़ा सा C++ जावा वावा लिखा है ये, ठीक है। और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो पहले भी पढ़ते थे, ठीक है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते थे, पोर्टल वेबसाइट वेब पेजेस पढ़ते थे, यही चीज़ है।
काफ़ी ज़्यादा चाहिए। कंप्यूटर के प्रकार विशेषताएं पीढ़ी जनरेशन परीक्षा मंथन से पूर्व, परीक्षा मंथन बुक आती है ना, उससे हो जाएगी। बाकी आपकी परीक्षा मंथन से ये भी हो जाएगा, ठीक ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आप पहले के आपको ये नोट्स उसमें देख लेना, ये पूरा आपके पुराने नोट्स है पूरा, ठीक है। तो इसके लिए नोट्स आए भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पूरे पुराने नोट्स हैं, ठीक है। यूनिट 2 है ये, ठीक है। यूनिट 2 में अभी गणित भी रख दिया उन्होंने कंप्यूटर के साथ में। तो कितना लेंदी सिलेबस कर रहा है, गणित एक अलग से होती थी यूनिट, इसमें इन्होंने ये यहाँ पे भी घुसेड़ दिया ये। तो देखो मतलब यहाँ पे घुसा दी है ये, यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब इसका देसी भाषा बोल रहा था मैं। तो देखो अब गणित में ये आप पहले का है, ये पहले की है। समीकरण एवं गुणनखंड ये भी पहले का, लाभ हानि पहले भी पढ़ते थे, प्रतिशत भी पहले पढ़े, साधारण एवं चक्रवर्ती पर पढ़ते, अनुपात समानुपात भी पहले पढ़ते थे। ये पूरा जो है आपका ये पहले का सिलेबस है। पहले आपने 2020 में यदि मैथ पढ़ी है तो आपके पास में इसके नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अभी भी नए नोट्स के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है ना। नीचे ये मेंसुरेशन रख दी, ठीक है ना। मेंसुरेशन नहीं थी पहले, तो मेंसुरेशन के लिए अलग से पढ़ लेना, RS अग्रवाल से कर लेना, उतने में काम हो आपको हो जाएगा। नहीं तो कोई भी कोचिंग नोट्स निकालेगी उससे देख लेना, या फिर यूट्यूब में वीडियो देख लेना थोड़े थोड़े छोटे छोटा करके, ठीक है ना। और छोटे लेवल की चीज़ें आपको देखना है इसमें। तो ये आपका गणित विज्ञान हो गया, आप पुराने नोट्स से आपको कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। फिर आप देखो इकाई 3 आयुष, आयुष पहले नहीं थी क्या 2020 में, थी आयुष। पेपर थर्ड की जो यूनिट 6 थी ना 2020 का सिलेबस के अनुसार, जो पेपर थर्ड था उसमें 10 यूनिट थी। उन 10 यूनिटों में वो जो यूनिट 6 थी, उस यूनिट 6 में आयुष का वर्णन था, ठीक है ना। तो उसी आयुष को यहाँ पर जो करते लिख दिया, आयुष के नोट जो आपके पास पुराने बने हुए उसी से ये हो जाएगा। वन नेशन वन हेल्थ स्कीम, कहीं से भी नेट से देख लेना यार, ठीक है ना, पता चल जाएगा आपको। बहुत अच्छी स्कीम है ये, और कोई ऐसा वो नहीं है उसमें, ठीक है। अब जो ये आयुष लिखा, आयुष में एक चीज़ लिखी है ए से मतलब होता है आयुर्वेद, उसी आयुर्वेद की ये लिख दिया त्रिदोष पंच महाभूत, ठीक है ना। दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म की प्रारंभिक जानकारी, जैविक घड़ी। जैविक घड़ी आपको पता है उज्जैन में, सॉरी जैविक घड़ी अलग चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आयुर्वेद से संबंधित हैं। तो आयुर्वेद की जो आपके पास जो अभी आयुष से संबंधित जो नोट्स आपके पास थे ना यूनिट 6 के, उससे कवर हो जाएगा पुराना पूरा ये। केंद्र, राज्य एवं जिला एवं ग्राम स्तर पर आयुष सहित स्वास्थ्य प्रशासन, जो स्वास्थ्य प्रशासन है, ठीक है ना, सरकार का, केंद्र पर, राज्यों पर, जिलों पर, ग्राम पर, तो उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। पुराने स्वास्थ्य के नोट्स आपके पास रखे, उससे आराम से ये आप चीज़ कर सकते हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एवं इसमें आयुर्वेद का क्षेत्र पढ़ना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एवं उसका इंटरनेट से ये चीज़ पूरी मिल जाएगी आपको। योग देखोगे आप तो योग में देखो, योग को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। पंचकोश सिद्धांत, अष्टांग योग, षटकर्म मुद्रा, प्रारंभिक जानकारी, चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, धूप सेवन, जल चिकित्सा, चिकित्सीय शिक्षा एवं प्रकार, ये सारी चीज़ें आपको नेट से भी मिल जाएंगी। जो आपके पुराने नोट्स हैं उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये मिट्टी चिकित्सा वगैरह, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह, ठीक है ना। 16 संस्कार जो हैं, नामकरण, निष्क्रमण, कर्ण भेद आदि का सामान्य ज्ञान एवं इनका वैज्ञानिक मत। अब ये समाजशास्त्र की बात है, संस्कार इनका, लेकिन वैज्ञानिक महत्व यहाँ पे पढ़ना है, नई चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको नेट पे मिल जाएगी, नहीं तो नोट्स आएंगे तो नोट्स के माध्यम से आपको ये मिल जाएगी। और हम लोग भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे टॉपिक उठाएंगे पहले, जिनके क्या है वो नहीं हुए हैं, ठीक है ना। जिनकी जो एक एक दो दो लाइन में लिखे हुए हैं, और जिनके लिए अलग से पूरा नोट बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो चीज़ भी हम कवर कराएंगे। फिर देख लो इकाई 4, इकाई 4 में क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वच्छता, बीमारी, कुष्ठ रोग, एड्स वगैरह, ठीक है ना, ये सब पोलियो वोलियो ये सब, ठीक है। टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयुष मिशन। अब आयुष मिशन जो है अब अलग से यहाँ पे लिख दिया आयुष मिशन, ठीक है ना। अब आयुष यहाँ पे आप पढ़, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख दिया आयुष। अब आयुष पढ़ेगा कोई तो आयुष मिशन को तो पढ़ेगा ही ना, तो यहाँ पे भी आयुष मिशन लिख देते। इस प्रकार से MPPSC काम करता है, ठीक है। तो समझ जाओ आप MPPSC किस प्रकार से काम करता है। हेल्थ वाला, हेल्थ का बहुत ज़्यादा वेटेज है। स्वच्छ भारत मिशन आप पढ़ चुके होगे कई बार, आयुष्मान भारत योजना पढ़ चुके, आप पहले भी पढ़ी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पढ़ा हुआ है ना, NRHM, देखना अपने हेल्थ वाले नोट्स जो आपके 2014 से लेकर 2019 तक जो हेल्थ वाले नोट्स थे,
जो आपके अभी 2020 से बने थे हेल्थ वाले नोट्स, उनमें देख लेना आप। उसमें आपको ये आप लिखा होगा NRHM लिखा होगा, ठीक ना। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है इसका मतलब, ये लिखा है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो पुराना आपका जो नोट्स है उससे ये कवर हो जाएगा, ठीक है ना। विभिन्न बायोमार्कर तथा हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी के सामान्य स्तर की जानकारी, ये चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको नेट से जानकारी निकालना है यदि आप अभी से तैयारी करना चाहते हो, और नहीं तो आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, ठीक है ना। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डाली जाएगी ये चीज़ें, तो उनसे संबंधित नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ है, ये नया है थोड़ा सा। फिर देखो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत, तत्व, स्वास्थ्य देखभाल का स्तर, उपकेंद्र एवं ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की संरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण चिकित्सालयों के स्तर, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ते थे पहले सिलेबस में, 2019 तक का जो सिलेबस देखोगे उसमें ये सब चीज़ें थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा नया है बस ये, ठीक है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का होता है कि जैसे आपका स्वास्थ्य खराब हुआ तो प्राथमिक तौर पर आपने क्या किया। जैसे आपका सिर दर्द हुआ तो आपने कॉम्बिफ्लेम गोली ली, ज़्यादा बड़ा सिर दर्द हुआ, ठीक है, थोड़ा सा आपने उपचार करने की और कोशिश की, तो वो है प्राथमिक स्वास्थ्य, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये आपको पुराने नोट्स में मिल जाएंगे, मैं आपको और आगे अभी बता दूंगा कहाँ से मिलने वाली है ये चीज़, ठीक है। फिर देखो इकाई 5, जो यूनिट 5 है पेपर 3 की, वो देखो। तो देखो भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा, ठीक ना। जन पदो ध्वंस, वायु जल देश काल की विकृतियाँ, ठीक है, नई चीज़ है ये। भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा, ठीक है ना। मानव गतिविधियों का पर्यावरण में प्रभाव, ठीक है, जैव विविधता, ये सब, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सब चीज़ें, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, चुनौतियाँ, ठीक है ना। पर्यावरण शिक्षा, पूरी पर्यावरण वाली यूनिट से आपका ये कवर हो जाएगा। जो आपका पर्यावरण वाली यूनिट थी ना, जो आपकी थी यूनिट 9, जो थी ना यूनिट 9, उठा के देखना आप, पेपर 3 की यूनिट 9, जो आपकी 2020 के सिलेबस के अनुसार जो पेपर 3 था उसकी यूनिट 9 थी, उससे आपकी ये यूनिट 5 कवर हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये पढ़ना, अभी यहाँ पे लिख दिया प्रदूषण, यही प्रदूषण आपको, जो आपका पेपर फर्स्ट था, पेपर फर्स्ट के पार्ट बी में ज्योग्राफी वाली यूनिट में भी प्रदूषण दिया हुआ था। तो MPPSC इस प्रकार से करता है, एक जगह नहीं रख देता वो कोई चीज़ को, वहाँ पे भी आपको दे दिया प्रदूषण, ठीक है। ये पर्यावरण वाली यूनिट हो गई यूनिट 5। तो इस प्रकार से ये 3rd पेपर आपको ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कुछ और चीज़ें भी हैं, देखो पर्यावरणीय में, देखो पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण में संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान ही पड़ेगा पर्यावरण संरक्षण में, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, ठीक ना। पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ, नियामक ढांचा, तो पता ही है आपको, नियामक ढांचा में क्या जाएगा, NGT आ जाएगा, राष्ट्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, पढ़ चुके आप जी। पर्यावरण संरक्षण में मध्य प्रदेश की जनजातियों की भूमिका, ये चीज़ नहीं है, इन्होंने क्या कर लिया पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय औद्योगिक, जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, उद्देश्य, विभिन्न चरण, उपलब्धियां, भविष्य, स्वच्छता सर्वेक्षण पढ़ना ही पड़ेगा। जल सुरक्षा, जल संरक्षण के क्षेत्र में की जाने वाली विभिन्न प्रयास, ये सब आप चीज़ें आप पढ़ चुके हो, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है ये। प्रयास में सरकारी प्रयास, सामुदायिक प्रयास, ये सब चीज़ें ना, जल संरक्षण के क्षेत्र में ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूनिट भी आपकी, जो मैंने पूरी पर्यावरण वाली बताई पुराने, उससे हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर आपका ये चतुर्थ प्रश्न पर चालू हो जाता है, 3rd पेपर आपका क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो देख लो भाई, अब आपकी जो चतुर्थ पेपर है इसमें भी 2 खंड बना दिए उन्होंने। पहले खंड में आपका क्या कर दिया, एथिक्स कर दिया, ठीक है ना, एथिक्स है। और दूसरा खंड जो आपका, उसमें उद्यमिता वगैरह जोड़ दिया, आपका एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ दी, प्रबंधन जोड़ दी, थोड़ी सी, थोड़ा सा एक आध टॉपिक लोक प्रशासन का वहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखो चतुर्थ प्रश्न पत्र की पहली यूनिट देख लो, ठीक है ना। कठिन हो गया चतुर्थ प्रश्न पत्र भी, समझ रहा, पहले 5 यूनिट होती थी, अब 2 खंडों में उसको बांट दिया है, तो आप समझ जाओ, पढ़ने में इसको भी कठिनाई आएगी, लेकिन हमें कठिनाइयों को क्या करना है, पार करना है।
सबसे बड़ा बेनिफिट तो कोर्स चेंज होने का ये है कि जो नए लोग थे और जो पुराने लोग थे वो काफ़ी हद तक बराबरी पर आ गए, ठीक है ना। थोड़ी बहुत वो 10-20% आपसे आगे हैं, ज़्यादा आगे नहीं है वो, ठीक है ना। तो उनके लिए भी नया हो गया सिलेबस, ठीक है। तो उनसे आपको कंपटीशन करना है, और वही लोग बार बार सेलेक्ट कर रहे थे, इस वजह से बार बार सेलेक्ट हो रहे थे, इस वजह से कोर्स को चेंज कर दिया उन्होंने। तो वो चीज़ है। तो यदि आप पेपर 4 का देखोगे, पहली यूनिट देखोगे, तो उसमें दिया हुआ है षट दर्शन, नई चीज़ है, ठीक है ना। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आप पढ़ चुके हो। महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, भर्तृहरि, इनको पढ़ चुके हो आप। ये आपके थिंकर दिए हुए, ठीक है ना, थिंकर हैं ये। गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवी अहिल्याबाई होलकर बस नहीं जुड़ गई ये, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर भीम अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भर्तृहरि को नया जोड़ दिया, ठीक है। भर्तृहरि के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते थे, 5 मार्कर लायक पढ़ लेते। भर्तृहरि कौन थे, परवार वंश के राजा थे, उनकी गुफाएं हैं उज्जैन में, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। संत रविदास को भी जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नई हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे और देवी अहिल्याबाई को भी जोड़ दिया है। इनको आप थिंकर्स में पढ़ोगे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण वगैरह पुराने हैं, तो ये आपके थिंकर होगा। फिर जिन ये थोड़ी सी नई है, राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणा। राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक, राष्ट्रीय सुरक्षा, हित एवं चरित्र, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, सशस्त्र सैन्य बल, अंग एवं प्रकार तथा गुप्तचर एजेंसियाँ यहाँ पे पढ़ना है आपको, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, सशस्त्र सैन्य बल के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। मूल नैतिक अवधारणा, शुभ, सद्गुण, अहिंसा, उत्तरदायित्व। भगवद गीता का नीति शासन प्रशासन में भूमिका, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत दिनों से मांग उठ रही थी। भगवद गीता का तो हर लोग सेवक जो है वो उपयोग कर सकता है, ठीक है ना, अपने प्रशासन में, ठीक है ना, अपने व्यवहार में हर व्यक्ति कर सकता है। तो भगवद गीता तो वो एक कुंजी है, एक वो ज्ञान, ज्ञान का क्या है वो विकीपीडिया है, ठीक है ना, समझ आप, इंसाइक्लोपीडिया है वो ज्ञान का। तो भगवद गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका जो है, ये अच्छा टॉपिक है, ये पूरा नया है भाई, ठीक है। इसके नोट्स तैयार होंगे, उन नोट्स से आपको पढ़ना है ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक पुरानी, आपका जो नोट्स है काफ़ी हद तक क्या 95% है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। पुराने नोट्स आपके कवर हो जाएगी ये चीज़। फिर मनोवृत्ति जो है ये आपको पुराने नोट्स से मिल जाएगी आपको पूरी। अभिक्षमता जो है पुराने नोट्स से आपको मिल जाएगी। सांवेगिक बुद्धिमत्ता आप पढ़ चुके हो, इमोशनल इंटेलिजेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। पुराने नोट्स जो आपके हैं पुराना है पूरा सब कुछ। व्यक्तिगत भिन्नताएं, कारक सिद्धांत, व्यवहार भिन्नता, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा नया है, यहाँ तक का आपको पूरा पुराने नोट्स से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मनोविकार व मनोचिकित्सा, ये चीज़ नहीं है, इसके लिए आपको नोट्स से देखने पड़ेंगे, नए नोट्स आपके लिए बनेंगे, या नेट से आप इस चीज़ को देख सकते हो। आप परेशान मत होना, जो चीज़ आपके पास, जो सिलेबस अभी अवेलेबल है, जो सिलेबस का जिस टॉपिक का आपके पास नोट्स अवेलेबल है उसको पढ़ना चालू करना है, यदि पढ़ना है मेंस के लिए तो, ठीक है ना। जो नई चीज़ है उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, उसके नोट्स जल्दी मार्केट में आ जाएंगे, तो उनसे आप अच्छे से पढ़ना उसको, ठीक है। इकाई 4 देखो, लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य, ठीक ना। मानवीय आवश्यकताएं विवरणा, पुराना है ये, पढ़ते थे आप, ठीक है ना। ये चीज़ भी नैतिक दुविधा वगैरह, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, ये पुराने जो आपका सिलेबस है एथिक्स का उससे मिल जाएगा। भ्रष्टाचार भी आप पुराना सिलेबस जो आपका एथिक्स का है 2020 का, उसमें से आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। ये इकाई 4 है भ्रष्टाचार वाली, यूनिट 4 है एथिक्स की, पुराने पेपर की 2020 का जो सिलेबस था उसके अनुसार जो, और उसके अनुसार जो पेपर 4 था उसकी ये यूनिट है आपकी, ठीक है ना, 4, ये यूनिट 4 है एथिक्स की, ठीक है। ये चीज़ है। फिर एक केस स्टडी आने वाली है, तो केस स्टडी को करना है, यहाँ से केस स्टडी आएगी 18 नंबर की आएगी, ठीक है ना। फिर देख लो अगला सिलेबस, फिर देख लो खंड बा 4th पेपर का, उसमें देखो एंटरप्रेन्योरशिप डाल दी है, खंड बा में एंटरप्रेन्योरशिप डाली हुई है। उद्यमिता बोलते हैं, उद्यमिता को इंग्लिश में बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। तो उद्यमिता की अवधारणा महत्व, पता नहीं क्यों उद्यमिता डाली हुई है सिलेबस में, मुझे अभी सही नहीं आया, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना पड़ेगा, अब आपको डाल दिया तो। उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं, नवाचार महत्व, उद्यमशीलता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण, व्यवसाय योजना, नए उद्यम प्रबंधन के मुख्य मुद्दे, वैधानिक आवश्यकताएं, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां,
भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ाओ, सब चीज़ नई है। इसके लिए पर्टिकुलर नोट्स आएगा, तो आप वहाँ से इसको कवर करना। फिर देखो व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन, पटवारी में पढ़ा था क्या प्रबंधन, तो वही चीज़ हैं कुछ कुछ जो, ठीक है ना। आपको पटवारी का जिसने पेपर दिया होगा, तो अवधारणा, महत्व, क्षेत्र, प्रबंधन, प्रशासन नई चीज़ है बिल्कुल, तो इसके लिए बिल्कुल नया आएगा। तो ये पोर्शन खंडवा जो है पूरा नया है 4th पेपर का, ठीक है ना। प्रशासन एवं प्रबंधन, ठीक है, ये यूनिट 3 है। नई चीज़ें जो लोक प्रशासन दिया होता वही नहीं है ये पूरी तरीके से, ठीक है। तो नई चीज़ें इसमें आपदा प्रबंधन भी है, इसके भी अलग से नोट्स बनेंगे, आप उन नोट्स को देखना। इसमें अभी मेहनत करने की कोशिश मत करना, जब आपके पास कोई नोट्स अवेलेबल हो जाए तब इसको पढ़ना चालू करना है आपको। अब देखो यूनिट 4 ये लिखी है समग्र व्यक्तित्व विकास, पूरी चीज़ जो है एक एक चीज़ आप पढ़ लो, ठीक है। सफलता की अवधारणा, सफलता प्राप्त करने में बाधाएं, सफलता के लिए जिम्मेदार, फिलॉसफी टाइप की हो रही है, तो ठीक है ना। मन से भी आप इन चीज़ों को लिख पाओगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। जब इसकी मार्केट में नोट्स अवेलेबल हो जाए तब इसको भी आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसमें और भी है यूनिट 4 में, ये सब असफलता से सीखना, ठीक है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें हैं इसमें दी, ठीक है ना। निम्नलिखित मुद्दों में संबंधित तत्व दृष्टिकोण, नागरिक बोध, संस्था के प्रति निष्ठा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, यातायात प्रबंधन, नशाखोरी की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थों में मिलावट, नाइट कल्चर, मूल्य आधारित जीवन एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चीज़ें हैं। फिर जो यूनिट 5 है उसमें से एक केस स्टडी आना है। तो जो आपका पेपर 4 जो है उसमें 2 पार्ट हुए, खंडवा, और दोनों ही में आपको केस स्टडी देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये आपका पेपर 4 हो गया, ठीक है। पेपर 5 जो है, पेपर 5 में कुछ चेंजेस किए गए हैं, अलंकार हटा दिए गए, रस छंद लाए गए, ठीक है ना। तो देख लो पेपर 5 जो है 200 अंक का होगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो गई, अब आपको 2 घंटे का होगा पेपर, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुई तो दिक्कत हो जाएगी, पहले 3 घंटे का होता था, ठीक है ना। देखो लघुत्तरीय प्रश्न जो है निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जो ये सब आपका लिखा है ना, छंद बंद दोहे वगैरह ये सब लिखा है, ये संधि समास, यहाँ से बनते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। तो ये आने हैं आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 25 थी 75 इसका क्या होगा पूर्णांक होगा, ठीक है। फिर रस और छंद जोड़ दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इससे एक एक प्रश्न आएगा 5-5 नंबर का, टोटल अंक हो जाएंगे 10 आपके, ठीक है। हिंदी से अंग्रेजी अनुपात, अंग्रेजी से हिंदी अनुपात, ठीक है। 15-15 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे आप। तो मतलब 5-5 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी से हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के, ठीक है। प्रशासनिक मानक शब्दावली, शब्दों के अर्थ, ठीक है ना। तो ये 5-5 शब्द जोड़े आएंगे, ठीक है ना। हिंदी से अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी का कोई दिया होगा प्रशासनिक शब्दावली कोई दी होगी, उसका हिंदी शब्द बताना है। इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया, 10 नंबर हो गया, ठीक है ना। फिर देख लो 10 अंक इसका हो गया, ठीक है। फिर देखो संधि एवं समास पहले ही पढ़ते थे, मुहावरे कहावतें पहले ही पढ़ते थे, ठीक है। तो ये भी 10 अंक का हो गया, ये भी 10 अंक का हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ टोटल 20 अंक हो गए यहाँ से। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ब्राह्मचंद से शब्द शक्तियाँ, विलोम शब्द, ये सब पढ़ते रहे आप, तत्सम तत्व पर्यायवाची सब शब्द योग में वर्तनी शोधन वाक्य संरचना प्रकार, ये सब चीज़ यहाँ पढ़ते रहे हो, ठीक है। यहाँ से आपके 20 अंक का आएगा, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है ना। 10 ये आपको टॉपिक दिए, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 20 अंकों को प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। पल्लवन आएगा, पल्लवन आप पहले भी पढ़ते रहे, एक पंक्ति दी होती है, उसके आपको क्या करना पड़ता है, पल्लवन करना पड़ता है, मतलब उसको विस्तार से समझाना पड़ता है। तो ये चीज़ है, 5 अंक का है आएगा ये। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, ये चीज़ नहीं जोड़ दी गई, मालवी, निवाड़ी, बघेली, बुंदेली, ये आप पढ़ते थे एमपी जीके में, एमपी के लोक कला साहित्य में आप इसको पढ़ते थे, ये यहाँ पे हिंदी में जोड़ दिया इस बार। 12 अंक की ये आएगी, 3+3+3, ठीक ना। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे इसके। अपठित गद्यांश आएगा एक 18 अंक का, और आपका कुल योग होगा 200 नंबर का। ये होगा हिंदी का पेपर। इसके लिए मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, हिंदी के पेपर के लिए क्या होगा, चंचल जैन, ठीक है ना, चंचल जैन
जो है बुक आती है, चंचल जैन बुक आती है हिंदी के लिए, महावीर पब्लिकेशन की, वो ले लेना। पूरी हिंदी उससे कवर हो जाएगी चंचल जैन से। चंचल जैन उठा के आप इसकी तैयारी करना चालू कर सकते हो, ठीक है। तो चंचल जैन से आप ये पढ़ सकते हो पूरा, महावीर पब्लिकेशन की बुक आती है चंचल जैन, उससे आप ये चीज़ कर सकते हो चंचल जैन से, ठीक है ना। पूरी हिंदी आपकी कवर हो जाएगी चंचल जैन से। तो ये आपका हो गया हिंदी का पेपर। बस कुछ चीज़ें जो बता दी मैंने, अलंकार हट गए, रस और छंद जुड़ गए, और ये बोलियाँ यहाँ पे जोड़ दी है, ठीक है ना। और जो आपकी प्रशासनिक शब्दावली थी उनका वेटेज बढ़ गया, 10-10 नंबर की हो गई अच्छे से। सॉरी, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ये प्रशासनिक शब्दावली यहाँ पे, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। तो ये आपका हो गया पेपर 5। फिर देखो पेपर 6। पेपर 6 में आपके ये दिए हुए हैं निबंध, जो 50 अंक का आना है, ठीक है ना। 10 पेज में लिखना है, 1000 वर्ड का जो निबंध आपका आना है वो आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस पेपर की समय सीमा हो गई है 2.5 घंटे। तो पूरे ये निबंध लिखे हुए हैं, पूरे टॉपिक आपको दिए हुए हैं, इस निबंध को आपको लिखना है 1000 वर्ड में, ठीक है ना। मतलब कि 10 पेज में लिखना है, 50 अंक का होगा, इसमें एक निबंध ये आएगा। दूसरा निबंध जो आएगा आपका वो आएगा 20 अंक का आएगा, उसमें 500 शब्दों में लिखना है, मतलब 5 पेज में उसको लिखना है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन जो आएगा 6वें पेपर में, वो आपको आएगा प्रारूप लेखन का। प्रारूप लेखन जो आपकी लेटर राइटिंग होती है ना, अर्थशास्त्र की, प्रशासकीय पद, ये सब, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, नोटिफिकेशन, अनुस्मारक, स्मारक, ये सब चीज़ें होती ये आएंगी। ये 15 अंक का आएगा, ठीक है ना। 250 शब्दों में इसको लिखना पड़ेगा, मतलब 2.5 पेज में इसको लिखना है आपको। प्रतिवेदन जो आएगा इसको भी आपको 250 शब्दों में करना है, ठीक है ना। प्रतिवेदन भी 15 अंक का होगा। और ये टोटल पेपर जो होगा, पेपर 6 होगा, वो 100 नंबर का होगा। तो 100 नंबर का आपका पेपर होना है, उसमें एक निबंध आना है, वो 50 अंक का होगा, 1000 वर्ड का होगा, मतलब उसमें 10 पेज लिखना है। एक निबंध आना है आपको 20 अंक का होगा, वो 500 शब्दों में 5 पेज लिखना होगा। प्रारूप लेखन आएगा 15 नंबर का आएगा, 250 शब्दों में लिखना है। प्रतिवेदन आएगा 15 नंबर का आएगा, 250 शब्दों में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये आपका सिलेबस हो गया। तो ये आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस डिस्कशन हो गया। साथ ही साथ मैंने आपको उसके सोर्स भी बता दिए, साथ ही साथ मैंने आपको जितने भी जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस में वो भी मैंने आपको बता दिए। मेजर चेंजेस जो थे वो सिलेबस के मैंने आपको बता दिए हैं। और साथ ही साथ आपको कौन कौन से नोट्स आप पुराने यूज कर सकते हो इस वाले नए सिलेबस में, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से कवर हो जाएगी। और जिन यूनिट्स को मैंने उठाने से मना किया है उनके नोट्स अभी आ जाने दो बाजार में, मार्केट में जब उसके नोट्स आए तब आप पढ़ना। जो चीज़ अभी आपके पास अवेलेबल है, यदि आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो अभी से 2024 के लिए, तो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उनके मैंने सारे सोर्स बता दिए कि वो यूनिट कहाँ से आपको मिल जाएंगी, कौन सी पुरानी है, जो कि तो यहाँ पर रखी हुई है सिलेबस में, तो वो सब मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का यहीं अंत करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद। और साथ ही साथ आप इसी प्रकार की अपडेट से जुड़ने के लिए, ठीक है ना, साथ ही साथ जो आपको नया सिलेबस जो जुड़ा है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जो भी महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकोगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में।